गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग सभी को। दिमाग काम करना बंद कर देता है। गुड इवनिंग टू ऑल। सही बात है। इस टाइम पे दिमाग काम करना बंद ही कर देता है सबका, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। पढ़ाई 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 कर रहे होगे आप हर जगह, है ना। कितने लोग पास आउट हो इसमें? आप कुलदीप जाटो, आप क्या पास आउट हो क्या? थर्ड ईयर, ओके। जितने लोग आए हैं उसमें से कोई थर्ड ईयर है? सॉरी, पास आउट कोई नहीं है, सब थर्ड ईयर के है ना। देखो, एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि अभी आप थर्ड ईयर में हो, इतना ज्यादा प्रिपरेशन कर लो, इतना ज्यादा प्रिपरेशन कर लो कि जो एग्जाम देना स्टार्ट करो ना, वो सारे एग्जाम्स क्लियर होने शुरू हो जाए आपके। प्रिपरेशन में अगर कहीं डाउट होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको फटाफट फटाफट निपटाना शुरू किया करो। ठीक है, जिससे डिस्कशन करना हो फ्रेंड से डिस्कस करना हो फ्रेंड से करो, और किसी से करना हो और किसी से करो। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इसके बाद जब फाइनल ईयर क्रॉस करोगे तो आपको इतने ज्यादा एग्जाम देने पड़ेंगे ना। ये अभी तो सिर्फ गेट टारगेट है, उसके बाद आपके पास एग्जाम ही एग्जाम होंगे, हर तरफ एग्जाम मिलेंगे आपको। उन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो आते हैं, फ्रेंड्स का हम कॉल उठाते हैं। अभी नहीं, जब आप फाइनल ईयर में अभी जाओगे तो फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना। जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? वहीं साथ में ही रहोगे। नहीं उठाते तो मुझसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जब टाइम रहेगा तो आई विल आंसर, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कैसे भी करके। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी पूरी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, चाहे जैसे भी, जैसे मर्जी वैसे समझाना हो। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सब चीजें समझा दूँ। चलो, सर कौन कौन से सब्जेक्ट? जियोटेक पूछ सकते हो, एनवायरनमेंट पूछ सकते हो, और ये हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और ओपन चैनल पूछ सकते हो। तीन सब्जेक्ट तो हो ही गए, मेजर तीन सब्जेक्ट हो ही गए गेट के। उसके अलावा आप सोम भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सोम के सब्जेक्ट भी अगर आपको लगते हैं कि नहीं आ रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट तो इतना टच में नहीं है, इतना ज़्यादा बताने को तो सारे सब्जेक्ट बता सकता हूँ, बट वो मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही भी बता सकता हूँ मैं, कैसे कभी भी आप पूछो, आई विल आंसर। तीन सब्जेक्ट ये, जब भी चाहो जब चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल आंसर। कुछ लोग जो लखनपुर के कॉलेज के थे, वो लोग कभी किसी बैच में अभी कर रहे हैं क्या क्लास? आप तीनों लोग कहाँ से हो? ग्वालियर? ग्वालियर। आप तीनों लोग ग्वालियर वाले हो क्या? MITS? MP? हाँ, MP से हो। तो उनको बाकी लोगों को आ जाने देते हैं, बिकॉज उनकी 6:30 पे क्लास खत्म होती है। सो जस्ट वो आ जाए तब हम स्टार्ट करते हैं। 6:30 पे साथ में ही होती है, ओके। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है उधर? सोम? 3 दिन चल रहा है सोम इरिगेशन सर्वे?
एंड हाइड्रो, अच्छा आपका 3 चल रहा है। ओके। सर हाइड्रोलॉजी का कितना वेटेज है गेट में? 5 से 6 नंबर। 5 नंबर या 6 नंबर के पूछते हैं वो लोग। 5 to 6 मार्क्स है। तो 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। काफी मेहनत कर रहे हो फिर तो। लेकिन ये बेनिफिट है कि थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर लेते हो। ये बेनिफिट है कि थर्ड ईयर में ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फाइनल ईयर आते आते आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से हो जाएंगे अगर कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे तो। कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहोगे तो काफी चीजें फाइनल ईयर तक आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने ब्रेक दे दिया तो फिर आपको ब्रेक लग जाएगा, फिर वो क्लियर नहीं होती चीजें जल्दी। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक मानो ही मत, कहीं से आप उठाओ। थोड़ा बहुत आइडिया आपको कोचिंग से मिलता है, 100% नहीं मिलता है, बट अराउंड 50-60% आपको मिल जाता है। फिर एक बार जब खुद से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो बाकी आइडिया भी आपको मिलना शुरू हो जाता है वहां से। कि दूसरे लिंक पे तो नहीं ज्वाइन कर लिया हमने। लिंक सही है ना, वो हाइड्रो वाला ही है, सही है। चलो अच्छी बात है फिर। लिंक सही है तो फिर अच्छी बात है। गेट के प्रीवियस ईयर लगाओ और ईएस के प्रीवियस ईयर लगाओ, अगर थर्ड ईयर में हो आप तो ये दोनों खत्म कर लो। ये दोनों खत्म कर लोगे तो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। गेट के प्रीवियस ईयर लगाओ और गेट और आईएएस के प्रीवियस ईयर लगाओ। वहीं से घूम फिर के आता है। एक बुक होती है गुप्ता एंड गुप्ता, उसको भी ट्राई करना हो तो यू कैन ट्राई। उसको भी अगर आपको ट्राई करना है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आगे बढ़ते हैं। कल हमने फाइंड एक्स पढ़ा था। फाइंड एक्स पे ये क्वेश्चन निकालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू ए क्वेश्चन ऑन फाइंड एक्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड एक्स पे क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो सर सभी कर रहे हैं, पर कैसे रैंक कैसे पाए? मेहनत से करते रहोगे रैंक मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहोगे ना, तो आपको मिल जाएगा रैंक भी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास करने की जरूरत है। सेम टू सेम चीजें कर करके भी आपके रैंक अच्छी आ जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन करके भी आपका रैंक अच्छा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन सेम चीज रिपीटेड करना पड़ेगा, तब रिपीटिशन जरूरी है। रिपीटिशन का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूअस रिवीजन करो, और उसके अलावा क्या करो, कंटिन्यूअस रिवीजन के साथ आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन लगाओ। दो चीजें अगर करते रहोगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बोले। कुछ नहीं बोलोगे तो भी हो जाएगा, अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन वही आता है जो सब जगह पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, सब थोड़ी गलतियां कर देते हैं। और आप करोगे गलतियां नहीं करोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया है। बस यही दो डिफरेंस होता है लोगों में। डिफरेंस ये दो ही होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस तीसरा नहीं होता।
क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन तो पहले मैंने रखा नहीं, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन, देख लो। अच्छा था। चलो एक क्वेश्चन सुबह किसी ने मुझे भेजा था, वही क्वेश्चन। सर अभी आधे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की क्लास चल रही है, आज लास्ट क्लास है क्या उनकी? मॉर्निंग में मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, तो वही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दोबारा से करा देता हूँ। यस का क्वेश्चन है वो, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। चलो क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में गिवन है ये कि रेट ऑफ रेनफॉल रेट ऑफ रेनफॉल। आज वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि आज जो टॉपिक आएगा उस पे बहुत सारे क्वेश्चन गेट एक्सेट्रा में पूछे जाते हैं। तो रेट ऑफ रेनफॉल फॉर द फॉर द सक्सेसिव फॉर द सक्सेसिव 30 मिनट 30 मिनट पीरियड ऑफ ए of a 3 hour of a 3 hour storm। स्टॉर्म का मतलब होता है कि जो बारिश होती है उसी को स्टॉर्म बोलते हैं। ऑफ ए स्टॉर्म आर 1.6 3.6 5.0 2.8 2.2 एंड 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, लास्ट में है 1 सेंटीमीटर पर आवर। द कंसेंट्रेशन sorry the corresponding surface runoff the corresponding surface runoff is estimated to be 3.2 centimeter. then phi index is then phi index then phi index is। तो phi index इसमें पूछ रहा है, तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सही से रीड करना होता है हमें। क्वेश्चन को सही से रीड करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है उसको सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे रेनफॉल का रेट दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, यहाँ डेप्थ दिया होता है, ठीक है, रेनफॉल डेप्थ दिया होता है, लेकिन इसमें क्या दिया, रेट दिया हुआ है। रेट मतलब किस रेट से बारिश हो रही है। रेनफॉल इंटेंसिटी दी हुई है, ये मान लो रेनफॉल इंटेंसिटी दी हुई है, रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखी है इसने। इसने क्या दिया, रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है फॉर द सक्सेसिव 30 मिनट्स, मतलब 3 घंटे बारिश हुई, 3 घंटे बारिश हुई, तो उसको 30 मिनट्स में उसने क्या किया, डिवाइड कर लिया। 30 मिनट्स पहले डिवाइड किया, फिर 30 मिनट्स फिर डिवाइड किया, फिर 30 मिनट्स में डिवाइड किया। इस तरह से 30-30 मिनट में क्या किया उसने, डिवाइड कर लिया। और उस 30 मिनट में उसने रेन गेज लगा करके क्या किया है, मेजर किया है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी। उसने रेनफॉल इंटेंसिटी मेजर किया है। तो पहले 30 मिनट में उसका 1.6 सेंटीमीटर पर आवर की बारिश हो रही थी। उसने बोला 30 मिनट में, पहले 30 मिनट में रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी थी, 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। दूसरे में कितनी थी, तो 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। तीसरे 30 मिनट में कितनी थी, तो वो थी 5 सेंटीमीटर पर आवर। चौथे में कितनी थी, तो वो बोला 2.8 सेंटीमीटर पर आवर। पांचवें में कितनी थी, तो वो बोला
2 सेंटीमीटर पर आवर, तो उसके बाद बोला कि 1 सेंटीमीटर पर आवर। इसका मतलब समझ रहे हो मीनिंग क्या क्या है कि सपोज बारिश होनी शुरू हुई, आपके घर के आसपास क्या हुई, बारिश होनी शुरू हुई। जब बारिश होनी शुरू हुई उस टाइम पे आपने क्या किया, जब बारिश होनी शुरू हुई तो आपने क्या किया, रेन गेज लगा दिया। रेन गेज लगा दिया, उसमें रेन वाटर को मेजर करना स्टार्ट कर दिया आपने। रेन वाटर को मेजर करना स्टार्ट कर दोगे जब, तो पहले 30 मिनट में मतलब अभी घड़ी देखा आपने, घड़ी देखा, मान लो आपकी घड़ी में बज रहे हैं 12, 12 o'clock हो रहा है, 12 PM हो रहा है, 12 PM हो रहा है, 12 बज के दोपहर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आपने पहले आधे घंटे में देखा, मतलब 12:30 से 12:30 तक टाइम तक देखा कि कितने इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही, तो वो है 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। फिर 12:30 से आपने 1 बजे तक देखा, 12:30 से 1 बजे तक दिया तो 3.6 सेंटीमीटर पर आवर की बारिश हो रही है। मतलब इतना सेंटीमीटर 1 घंटा में हुआ, तो आधा घंटा में क्या होगा, इसका आधा होगा। आधे घंटे में क्या होगा, इसका आधा वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे 3 घंटे में ये मिला दोगे 30-30 मिनट, तो आपका पूरा कितना आएगा, 3 आवर्स। तो उसने 12 से लेकर 3 बजे तक पूरा डेटा रिकॉर्ड किया, तो उसको ऐसा डेटा मिला। अब हम इसको प्लॉट कर सकते थे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और जनरली हमारा जो वैल्यू होता है, और ये जो ड्यूरेशन लिया है वो क्या लिया है, 30 मिनट लिया है। अगर ये ड्यूरेशन कितना लिया होता, 1 आवर लिया होता, तो हमें कोई चिंता ना होती। 1 आवर लिया होता ना, तब कोई चिंता ना होती, आराम से हम प्लॉट कर देते। इसको भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें ध्यान एक चीज का रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो ये 30 मिनट्स को कंसीडर करना है। ये मत सोच लेना कि 1 आवर का डेटा दे रखा है, ये बस इंटेंसिटी दी है 1 आवर पर सेंटीमीटर पर आवर में, लेकिन आपका डेटा जो है वो 30 मिनट्स में ही कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, तो 30 मिनट्स में अगर देखा जाए तो 0.8 सेंटीमीटर ही बारिश हुई होगी। ठीक, इसमें 30 मिनट्स में देखा होगा तो 1.8 सेंटीमीटर बारिश हुई होगी। इसका देखा होगा तो 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई होगी। इसमें देखा होगा तो 1.4 सेंटीमीटर बारिश हुई होगी। इसमें देखा होगा तो 1 सेंटीमीटर बारिश हुई होगी, और उसमें दिखा होगा तो 0.5 सेंटीमीटर बारिश हुई होगी। इतनी बारिश हुई होगी, क्योंकि जब 1 घंटे में 2.8 सेंटीमीटर होगा, तो आधे घंटे में इसका आधा ही तो होगा। आधे घंटे में क्या होगा, इसका आधा ही होगा। तो अगर टोटल इस बारिश को जोड़ोगे तो अराउंड कितना आ रहा है, 8.1 सेंटीमीटर आएगा। टोटल बारिश जोड़ोगे तो 8.1 सेंटीमीटर आएगा। जोड़ के बताना कितना आ रहा है, 8.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जोड़ के देखना है। 8.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी लोग भी आ गए हैं, वैसे कुछ नया स्टार्ट नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड एक्स में। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया। तब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझा देता हूँ सभी को। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कह रहा है रेनफॉल, रेट ऑफ रेनफॉल दिया है, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी दी है फॉर सक्सेसिव 30 मिनट, मतलब लगातार 30-30 मिनट का डेटा उसने लिया है। लगातार उसने 30-30 मिनट का डेटा लिया हुआ है, लगातार उसने 30-30 मिनट का डेटा लिया हुआ है। और उसमें 3 घंटे में, मान लो आप 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, तो 12:30 के बीच में जो डेटा लिया आधे घंटे का, फिर 12:30 से 1 बजे में तो फिर आधे घंटे का। इस तरह से उसने डेटा लिया हुआ है। तो 1.6, 3.6, 5, 2.8, 2.2 और 1 सेंटीमीटर पर आवर की उसको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मिली। रेनफॉल इंटेंसिटी इतनी मिली। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप 1 घंटे में बता रहे हो, लेकिन बारिश तो आप काउंट 30 मिनट के लिए कर रहे हो ना, बारिश आप 30 मिनट के लिए काउंट कर रहे हो, तो आप 0.8 मतलब इसका आधा बारिश हुआ होगा, इसका आधा बारिश हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आधा बारिश हुआ होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आधा बारिश हुआ होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आधा बारिश, यहाँ आधा बारिश, यहाँ आधा बारिश, सब जगह आधा बारिश ही हुआ होगा। टोटल हमारा देखा जाए तो टोटल 8.1 ही सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा। इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो चाहो तो आप इससे भी प्लॉट कर सकते हो, चाहो तो इससे भी प्लॉट कर सकते हो, दोनों में से किसी से भी प्लॉट कर लो। अगर ऊपर वाला प्लॉट करोगे तो आपको 30 मिनट्स वाला कंसिडरेशन करना पड़ेगा। 30 मिनट्स वाला कंसिडरेशन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो, पहले मैं ऊपर यही वाला प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है इसको प्लॉट कर रहा हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व इट। तो प्लॉट करने का मतलब होता है हाइटोग्राफ बनाना। हाइटोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। एक तो क्वेश्चन यही पूछा है कि हाइटोग्राफ किससे बनाते हैं, किसके किसके बीच में होता है। तो हाइटोग्राफ होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ होता है। तो सबसे पहले मैं 1.6 वाला ड्रॉ करूंगा, 1.6 वाला ड्रॉ करूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे बनाऊंगा 1.6, तो 1.6 टाइम जो है आवर में है। तो पहले घंटे में जो बारिश हुई है, पहले घंटे में हुई नहीं, आधे घंटे में हुई है, लेकिन हम बता रहे हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी इज 1.6। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरी वाली बारिश हुई, दूसरे सेकंड आधे घंटे में हुई, वो हुई 3.6, तो मैंने ड्रॉ किया 3.6। फिर उसके बाद हुआ 5 सेंटीमीटर की बारिश,
तो यहाँ पे चले गए 5 सेंटीमीटर की बारिश करवा दिया। फिर उसके बाद हमारा हुआ नेक्स्ट जो इंटेंसिटी हुई वो कितनी है 2.8 सेंटीमीटर की। तो 2.8 जो होगा वो 1.6 से ज्यादा होगा, 3.6 से कम होगा, तो हमारा कहीं यहाँ मिड से यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2.8। एकदम एग्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ करने की नहीं जरूरत होती, बस लॉजिक होना चाहिए कि ये 1.6 से ऊपर होगा और 3.6 से नीचे होगा, तो कहीं यहाँ पे होगा। फिर हमारा 2.2 आएगा, 2.2 जो होगा वो 1.6 से ऊपर होगा और 2.8 से नीचे होगा, तो यहाँ 2.2 जोड़ दिया। उसके बाद हमारा 1 सेंटीमीटर का है, तो 1.6 से नीचे रहेगा, तो ये हमारा प्लॉट तैयार हो गया। ये 1 आवर है, ये भी 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 1 आवर है। लेकिन हमारा जो बारिश हुआ है वो कितने 3 घंटे के लिए हुआ है, और हमने ड्रॉ कितना कर दिया 6 घंटे के लिए ड्रॉ कर दिया। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जो हमारा बारिश हुआ है 3 घंटे का ही हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उसने रन ऑफ जो दिया होगा ना, ये रन ऑफ वो 3 घंटे का ही रन ऑफ दिया होगा। तो हमें फाई इंडेक्स क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाई इफेक्टिव टाइम। इफेक्टिव टाइम वो वाला टाइम होता है एट विच रन ऑफ टेक्स प्लेस, एट विच रन ऑफ टेक्स प्लेस, एट विच रन ऑफ टेक्स प्लेस, जिसमें रन ऑफ होगा वही वाला टाइम आप देना पड़ेगा। और पी इफेक्टिव रेनफॉल है। इफेक्टिव रेनफॉल को बोलते हैं जहां पे आपका इफेक्टिव रेनफॉल उसको बोलते हैं जहां से आपका रन ऑफ होना शुरू हो। रन ऑफ अगर नहीं हो रहा है तो उसको इफेक्टिव रनफॉल नहीं बोलते। मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से बारिश हुई 1 mm पर आवर की बारिश हुई, तो ये 1 mm पर आवर अगर पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर गया, अंदर चला गया, तो हम इसको इफेक्टिव बारिश नहीं बोलेंगे। मान लो 2 mm पर आवर की बारिश हुई, 2 mm पर आवर की अगर बारिश होगी, तो मान लो 1.5 mm अंदर चला गया, 1 mm ऊपर फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे 2 mm वाली जो बारिश है, 2 mm पर आवर वाली जो बारिश है वो इफेक्टिव रेनफॉल है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें बाहर भी पानी दिख रहा है। जब तक आपको बाहर सरफेस पे पानी नहीं दिखेगा तब तक उसको इफेक्टिव रेनफॉल नहीं बोलोगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं पूरी की पूरी उठा करके, तो पूरी जो बारिश हुई वो 1.6 प्लस 3.6 प्लस 5 प्लस 2.8 प्लस 2.2 प्लस 1, और ये हुई कितने के लिए है, आधे घंटे के लिए हुई है, तो उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखा जो है वो सेंटीमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, लेकिन हुई है आधे घंटे के लिए, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे की बारिश हुई है, मतलब इसका जितना बारिश हो रहा है उसका आधा ही बारिश हुआ होगा, माइनस जो आपका रन ऑफ है 3.2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है आपका, अगर यहाँ 6 आवर्स दिख रहा है, तो 6 आवर्स को आप क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट कि आधे घंटे मतलब 3 घंटे का ही बारिश बनाए, 3 घंटे का ही बारिश बनाए। नॉर्मली क्या है दे दिखा है 6 घंटे का, लेकिन हमें 3 घंटे का बारिश बनाना है। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कितना आएगी बताना एक बार। बहुत हॉटपॉट हो गया, इस नया पेज भी ले लेते हैं, चलो ले लेंगे। पहले ये वाला बताना कितना आ रहा है फाई इसका। इसका फाई आया 1.63, 1.63। अब क्या करोगे आप हाइटोग्राफ पे एक 1.63, ये जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर पर आवर में आएगी, ये वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर पर आवर में आएगी, क्योंकि नीचे वाला आवर है और ऊपर वाला सारा का सारा क्या है सेंटीमीटर है, ऊपर का पूरा सेंटीमीटर में। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1.63 वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मैंने 1.63 वाली एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि 1.6 से ऊपर होगी, बट 2.2 से नीचे होगी, 2.2 से नीचे होगी, ठीक है, 2.2 से नीचे होगी। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 1 वाला जो है वो इफेक्टिव रेनफॉल नहीं दे रहा है, मतलब 1 वाले के लिए रन ऑफ नहीं है। रन ऑफ तब होता है जब इसके ऊपर कुछ ग्राफ मिले किसी का, इसके ऊपर वाले का ही सिर्फ रन ऑफ होता है, ठीक है। इसके नीचे वाले का क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। जब फाई इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन है, उसका नाम ही है। तो इसके इस फाई वैल्यू के नीचे, इस फाई वैल्यू के नीचे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके ऊपर का जो वैल्यू होता है पूरा का पूरा रन ऑफ हो रहा है। तो ये दो वैल्यू रन ऑफ दे नहीं रहे थे, लेकिन हमने उसको काउंट कर लिया था। इसको काउंट कर लिया था तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा अपने एक्चुअल वैल्यू से। तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो घटाने के लिए मैं ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ, तब आप घटाएंगे। ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ, तो मुझे दो वैल्यू इसमें से घटानी पड़ेगी। घटाने के बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा जब जब आप क्या करोगे, सॉल्व करना शुरू करोगे। तब जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे क्वेश्चंस को, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तब मैं अब 20 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करा सकता, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग अपने आप लगने लगेगा कि हाँ देखो ये वाले में ऐसा वाला लगता है, ये वाले में ऐसा वाला लगता है, ये वाले में ऐसा लगता है। अब टीचर क्या है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा कर आगे बढ़ जाएगा,
बट आपको प्रैक्टिस जब करोगे खुद से ना, तब पता चलेगा कि यार ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है क्या। बेसिक क्वेश्चन हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लगाएगा। क्योंकि यार क्वेश्चन से तो खेलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देने लगेगा, सब लोग करके नहीं आ जाएंगे क्या, सब लोग क्वेश्चन करके नहीं आ जाएंगे, अगर सीधा सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने लगे तो उसको घुमाना पड़ेगा ही, क्योंकि सबका वो माइंड चेक करेगा ना, किसका माइंड कितना तेज है, किसका माइंड कितना खराब है। तो 1.6 प्लस 3.6 प्लस 5 प्लस 2.8 प्लस 2.1 प्लस 1। अब पहले मैं पूरा ले रहा हूँ, उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 60 कर रहा हूँ, क्योंकि आधे घंटे की बारिश थी और 1 घंटे का ये समय दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस 3.2 तो ऑलरेडी था हमारा रन ऑफ, माइनस अब मुझे ये वाला 1.6 वाला घटाना पड़ेगा। तो 1.6 जो है वो 1 घंटे का है, मतलब सेंटीमीटर पर आवर में है, सेंटीमीटर पर आवर में है। और हमारी जो बारिश में रिकॉर्डिंग हुई है वो 30 मिनट की बारिश हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 डिवाइडेड बाई 60 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 सेंटीमीटर वाले को हटा देंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम। अब आपका जो आधा घंटा दो बारिश थी, आधे घंटे वाली जो दो बारिश थी, एक आपकी थी कौन सी, 1.6 वाली आधे घंटे की बारिश, और एक 1 सेंटीमीटर वाली आधे घंटे की बारिश। आधे आधे घंटे वाली बारिश आपने निकाल दी है, टोटल 3 घंटे बारिश हुई थी। 1 घंटे की बारिश आपने उसमें से हटा दिया, क्योंकि वो रन ऑफ नहीं दे रहा था। तो 1 घंटे की जब बारिश हटा दोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, बताना आप। सरस्वती गुप्ता बता रही है 1.775, जो कि इनकरेक्ट है, आपने सही से किया नहीं है। चेक करो कैलकुलेशन आप, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करो। ऊपर एक ने बताया है, किसी ने, रामकृष्ण भारती ने बताया है कि 1.8 होगा, दैट इज करेक्ट। 1.8 जो होगा वो करेक्ट है। कैलकुलेशन चेक करो सरस्वती, और कंफर्म करो कि क्या कैलकुलेशन आपका गलत है कि नहीं। तो ये वैल्यू आई 1.8 सेंटीमीटर। तभी भी हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से प्लॉट करेंगे इसके ऊपर, फिर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लॉट करेंगे 1.8 सेंटीमीटर वाला। तो 1.8 सेंटीमीटर वाला जो होगा कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा, और 2.2 के अंदर अंदर होते हुए पास करेगा। अब हमारा सही है, हमने जो दो नीचे वाले आ रहे हैं उनको छोड़ दिया, जो रन ऑफ नहीं दे रहे थे उनको छोड़ दिया है, जो रन ऑफ नहीं दे रहे थे उनको छोड़ दिया है। तो फाइनली वी गेट द आंसर 1.8 आंसर हमें मिल जाएगा। तो फाइव इंडेक्स इसका जो होगा 1.8 होगा। इस फाइव इंडेक्स में हमने एक चीज अज्यूम किया था कि सर्फ लॉसेज जो होंगे वो इन्फिल्ट्रेशन में ही काउंट हो जा रहे हैं। लॉसेज अगर इन्फिल्ट्रेशन में ही काउंट कर रहे थे तब हम उसको बोल रहे थे फाइव इंडेक्स। बट बट अगर हम बोले कि अगर हमें लॉसेज कंसीडर करना है, लॉसेज कंसीडर करना है, देन वी से दैट ए न्यू पैरामीटर विल कम, दैट इज नोन एज डब्ल्यू इंडेक्स। उसको बोलते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। अगर हम लॉसेज को भी कंसीडर करेंगे तब उसको बोलते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। सो डब्ल्यू इंडेक्स इज द एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द स्टॉर्म। ये है क्या, ये क्या है, ये फाइव इंडेक्स जैसा ही एक पैरामीटर है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, लॉसेस को कंसीडर कर लेते हैं, लॉसेस को कंसीडर कर लेते हैं। लॉसेस वाले वो लॉसेस जो किसी छोटे वाले गड्ढे में भर गया था, या कोई पेड़ पे आ रहा था, या कोई इवेपोरेट हो जा रहा था, या ट्रांसपायरेशन हो जा रहा था, वो वाले सारे लॉसेस को हमने फाइव इंडेक्स में कंसिडर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, पी माइनस आर तो वहां पे भी था, पी माइनस आर वहां पे भी था, इसमें लॉसेज भी हमने क्या किया है, लॉसेज भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो लॉसेज सब्ट्रैक्ट क्यों इसमें कर रहे हैं, डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, जनरली आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, क्योंकि लॉसेज जो होते हैं आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब लॉसेज नहीं पता है तो हमें एक नया पैरामीटर डिसाइड करना था, वो होता है फाइव इंडेक्स। और जब लॉसेज पता होगा तो उसको बोलते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है वो प्रेसिपिटेशन जितना हो रहा है वो, माइनस माइनस आपका होता है आर, आर मतलब होता है रेन रन ऑफ, और लॉसेज, लॉसेज मतलब इन्फिल्ट्रेशन, सॉरी इन्फिल्ट्रेशन लॉस नहीं, आपका जो लॉस होगा वो इवेपोरेशन लॉस होगा, ट्रांसपायरेशन लॉस होगा, और इंटरसेप्शन लॉस होगा। और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ स्टॉर्म आप रख सकते हो, क्योंकि आप टोटल टाइम का आपको क्या है, पूरा का पूरा पता है। तो ये भी जो होता है एम एम पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू आती है, एम एम पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू आती है।
सिंस जो फाई इंडेक्स था वो क्या था, पीई माइनस आर डिवाइडेड बाई टीई था, ठीक है, ऐसे ही फार्मूला सेम ही दिख रहा था, तो फार्मूला हम कभी नहीं अप्लाई करेंगे, वी ऑलवेज यूज टू फाइंड आउट फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स फ्रॉम द हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ से आप फाइंड आउट करोगे, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप क्या करोगे, तब आप फाइंड आउट करना शुरू करोगे फार्मूले से, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप चाहो तो बिना बिना उसके ही निकाल सकते हो, बिना किसी फार्मूले के निकाल सकते हो, मतलब बिना हाइटोग्राफ ड्रॉ करे निकाल सकते हो। जब आपका 1.63 आएगा तब आपको तुरंत दिख जाएगा कि 1.63 जो वैल्यू है उसमें दो वैल्यू हमने जो कंसीडर की है वो रन ऑफ नहीं दे रहे हैं, जैसे 1.6 और 1 ये दोनों रन ऑफ नहीं दे रहे हैं, तो क्या करोगे आप, तुरंत से इस टोटल वैल्यू में से उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा अपने आप लग जाता है कि कौन सा वाला आपको हाइटोग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको पूछा जाता है, डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स मोर और लेस सेम ही हो गए। सेम क्यों हो गए, अगर लॉसेस को इसको हटा दो, ये लॉसेस अगर हटा दो तो डब्ल्यू इंडेक्स विल बिकम फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स क्या हो जाएगा, फाई इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू होती है जो ऑलवेज लेस देन फाई इंडेक्स होती है। क्यों, क्योंकि आप कुछ लॉसेस को घटा रहे हो, कुछ लॉसेस को घटा रहे हो, देन इट विल बी लेसर देन द फाई इंडेक्स, फाई इंडेक्स से वो कम होगा। सो डब्ल्यू इंडेक्स पूछा जाता है ये कि डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स से ज्यादा होता है, बराबर होता है या कम होता है। सो डब्ल्यू इंडेक्स इज लेस और इक्वल टू फाई इंडेक्स। ये डब्ल्यू इंडेक्स जो है फाई इंडेक्स का ही भाई है, सेम टू सेम ही है, सिर्फ इसमें लॉसेस कंसीडर कर लिया था डब्ल्यू इंडेक्स में, और इसमें लॉसेस क्या किया था, कुछ नहीं कंसीडर किया, इसमें लॉसेस कंसीडर नहीं किया, बिकॉज हमें लॉसेस पता नहीं होंगी एग्जैक्टली, इसीलिए हम फाई इंडेक्स ज्यादा फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो डब्ल्यू इंडेक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आपसे पूछेगा तो जनरली पूछेगा, फाई इंडेक्स ही पूछेगा। बस ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू इंडेक्स ज्यादा बड़ा है या फाई इंडेक्स ज्यादा बड़ा है, तो आप बताओगे डब्ल्यू इंडेक्स इज लेस और इक्वल टू फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है फाई इंडेक्स से कम होता है। अब हम आ जाते हैं एक मेन टॉपिक पे, यहाँ से हमारा हाइड्रोग्राफ स्टार्ट होता है, फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स दैट इज सब कुछ हमने खत्म कर लिया। एक और चलो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट आपको, जो हमने एक इनफिल्ट्रेशन कर्व डाला था, हॉटन कर्व, ये वाला हॉटन कर्व था, ठीक है, ये हॉटन कर्व था, यहाँ पे क्या थी, फिक्स रन ऑफ जाने लगी थी, इसके नीचे क्या था, कैपेसिटी एफ सी आ जाती थी, यहाँ पे कैपेसिटी एफ नॉट था, एफ नॉट था। इस कर्व के नीचे वाला पूरा पार्ट क्या होता था, इनफिल्ट्रेट करता था, इस कर्व के नीचे वाला पूरा पार्ट क्या होता था, इनफिल्ट्रेशन में जाता था, इनफिल्ट्रेशन उसको बोलते थे, इनफिल्ट्रेशन बोलते थे। अगर इस कर्व पे आप हाइटोग्राफ को ओवरलैप कर दो, हाइटोग्राफ क्या होता है, ये जो होता था वो क्या होता था, यहाँ पे जो यहाँ पे कर्व होता थी, हॉटन वाली कर्व होती थी, हॉटन कर्व इज इन बिटवीन, हॉटन कर्व जो होता था वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ होता था। और इस हॉटन से जो नीचे वाले पूरे पार्ट होते थे, मतलब एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, उसको इनफिल्ट्रेशन बोलते थे। और जो हमारा हाइटोग्राफ होता है, ये है आपका हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ होता है रेनफॉल वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम बोलते हैं हाइटोग्राफ, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम को बोलते हैं हम हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ आप जब ड्रॉ करते हो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप क्या करते हो, वर्टिकल टाइप की बिल्डिंग बनाते हो कि कितना आपका रेनफॉल हुआ, कितना रेनफॉल हुआ किसी किसी टाइम में, किसी किसी टाइम में कितना कितना रेनफॉल हुआ, उसको आप यहाँ पे प्लॉट करते हो, दैट इज नोन एज हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ का मतलब होता है, हाइटोग्राफ देख के पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कितना रेनफॉल हुआ इंटेंसिटी में, मतलब सेंटीमीटर आवर या पर आवर में ये होता है, पर आवर में ये होगा, टाइम यहाँ आवर में लिख सकते हो। सिमिलरली ये भी पर आवर में ही होता है, क्योंकि ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है और यहाँ टाइम आवर में होता है। तो अगर आप हाइटोग्राफ से निकालना चाहते हो कि कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ, तो आप तो एक तो निकाल सकते हो, फाई इंडेक्स निकाल लो, फाई इंडेक्स निकाल लो, उसको ऐसे ड्रॉ करो, इसके नीचे वाला जो पूरा पार्ट होगा ये इनफिल्ट्रेशन में जाएगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो सरफेस रन ऑफ पे जाएगा, ये वाला रन ऑफ होता है, और नीचे वाला इनफिल्ट्रेशन होता है। दूसरा क्या है, दूसरा आप इस हाइटोग्राफ को हॉटन वाले कर्व पे क्या करो, सुपर इम्पोज कर दो, हॉटन वाले कर्व पे सुपर इम्पोज कर दो, तभी भी आपको जो मिलेगा वो बारिश के रिस्पेक्ट में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बोलोगे आप कि जो हॉटन कर्व के नीचे वाला पार्ट हाइटोग्राफ का है वो पूरा का पूरा रन ऑफ देगा, वो पूरा का पूरा रन ऑफ देगा
जो हाइड्रोग्राफ के ऊपर वाला पार्ट है ये रन ऑफ देगा, और जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन देगा। क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं कि हाइड्रो जो हॉटन कर्व के नीचे वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन देता है। तो ये पूरा का पूरा जो ये लाइन क्रॉस कर रहा है, इसके नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, और इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा रन ऑफ हो जाता है। तो ये फाइंड एक्स भी यही बता रहा था कि एवरेज 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 रेनफॉल इंटेंसिटी बिलो विच ऑल द वाटर गोज इनटू ग्राउंड, मतलब इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। और इसका दूसरा डेफिनेशन फाइंड एक्स होता है, फाइंड एक्स का दूसरा डेफिनेशन होता है अबव विच रेनफॉल इंटेंसिटी अबव विच ऑल द above which all the rainfall goes into run off। मतलब फाइंड एक्स के ऊपर वाला पूरा का पूरा रन ऑफ में जाएगा, और पूरा का पूरा नीचे वाला कितना जाएगा, इनफिल्ट्रेशन में जाएगा। सेम यहाँ इससे आप ओवरलैप करके भी बता सकते हो कि जो आपके हॉटन कर्व के नीचे रहेगा वो पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेट करेगा, वो हमें पहले भी पता है। तो ऊपर वाला क्या होगा, रन ऑफ में जाएगा, क्योंकि दो ही पार्ट होते हैं, या तो रन ऑफ होगा या तो इनफिल्ट्रेट करेगा। बाकी लॉसेज हमने कंसिडर नहीं किया। अब आ जाते हैं रन ऑफ पे। रन ऑफ पे आ जाते हैं। तो पहले मैं एक आपको फिगर दिखाता हूँ। देखो ये है फिगर। इस फिगर को थोड़ा सा आप देर तक देखो, 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इस फिगर को देखो। तो देखो क्या हो रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है, हो रही ना बारिश। तो ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद क्या होता है, पानी थोड़ा बहुत क्या होगा, अंडरग्राउंड में घुस जाएगा। अंडरग्राउंड में घुस जाएगा, इस तरह से अंडरग्राउंड में घुस जा रहा है। ठीक। और कुछ पानी क्या होगा, इसके ऊपर फ्लो करेगा। कुछ पानी इसके ऊपर ऊपर फ्लो करेगा, ग्राउंड के ऊपर ऊपर। कुछ पानी क्या होगा, रिवर में डायरेक्टली गिरेगा। इस ये रिवर है, ये रिवर है, इस रिवर में डायरेक्टली गिरेगा। ठीक है, ये रिवर में डायरेक्टली गिरेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हमारा कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ये वाला पूरा का पूरा जो है हमारे जिस पे पानी गिर रहा है, इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ये हमारा कैचमेंट एरिया, ये कैच करेगा हमारे पानी को, पूरे पानी को क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक। तो कुछ पानी हमारा अंदर चला जा रहा है ग्राउंड के, जो ग्राउंड में अंदर जा रहा है वो और नीचे चला जाता है, डीप में चला जाता है, किसमें, अंडरग्राउंड वाटर में मैच कर जाता है। कुछ पानी हमारा ऊपर से क्या कर रहा है, धीरे धीरे फ्लो करते हुए, सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हुए इस रिवर में मिल रहा है। जो अंदर घुस गया है ऊपर वाला पानी, उसको बोलते हैं इंटर फ्लो। वो इंटर फ्लो भी धीरे धीरे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली फ्लो करते 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 आपके रिवर में ही आके मिल जाएगा। ये इंटर फ्लो जो होता है वो तुरंत बारिश के बाद ही, बारिश के तुरंत बाद ही आके आपके स्ट्रीम में मिल जाएगा। सरफेस फ्लो भी क्या होगा, तुरंत आपका बारिश होना शुरू होगा, कुछ देर बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को कब बोलते हैं, टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब होता है कि ये आपका सपोज कैचमेंट है, ऐसे बना देता हूँ। ये कैचमेंट है और आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, यहाँ बैठे हो आप, यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हो। कोई मान लो यहाँ से चला, सपोज करो आपका कोई दोस्त है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और आप यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हो। यह आउटलेट है, इस आउटलेट पे बैठ के क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। तो ये पर्सन चलेगा, उसका रास्ता ऐसे ऐसे भी हो सकता है आ जाए, ठीक है, या ऐसे ऐसे भी हो सकता है आ जाए, ठीक है, या ऐसे ऐसे भी हो सकता है आ जाए, जैसे मर्जी वैसे आ जाए। तो फारदेस्ट पॉइंट से जो पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट से अगर कोई पर्सन आ रहा है और इस आउटलेट पे पहुंच रहा है, उस पूरे टाइम को, लगने वाले टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन, टीसी। टीसी, तो जो यहाँ ड्रॉप गिरेगी, वो वाली ड्रॉप जब यहाँ पे पहुंचेगी तो जो टाइम लगेगा, जो बारिश की ड्रॉप यहाँ गिरेगी लास्ट में, वो वाला टाइम जो लगेगा यहाँ पहुंचने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन। ये तो जस्ट ऐसे ही बता दिया, हमारा यहाँ इसका पर्पज नहीं है, हाइड्रोग्राफ में इसका यूज होगा, अभी इसका पर्पज नहीं है। अभी हमारा पर्पज क्या है, ये फिगर देख के थोड़ा सा खुश होना। फिगर देख के खुश होने का पर्पज है। फिगर देख के खुश होना क्या है, कि हमें तीन चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। एक तो ऊपर से जो आएगा उसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, जो पानी बरसा और रोड पे पानी फ्लो होना शुरू हो गया उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो ये है सरफेस रन ऑफ। दूसरा, कुछ पानी अंदर अंदर इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। वो जो अंदर इनफिल्ट्रेट करेगा वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लगता है, हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लगता है तो उसको बोलते हैं इंटर फ्लो, दैट इज नोन एज इंटर फ्लो। कुछ पानी क्या है, बिल्कुल ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। वो बहुत देर से बाहर आता है, वो बहुत देर से बाहर आएगा, देर से बाहर आएगा, उसको बोलते हैं बेस फ्लो, दैट इज नोन एज बेस फ्लो, दैट इज नोन एज बेस फ्लो। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि किसको बोलते हैं रन ऑफ। हमें क्या जरूरत है, हमें रन ऑफ की जरूरत है। तो रन ऑफ में क्या क्या पार्ट होता है, इसीलिए वो फिगर मैंने दिखाया आपको कि रन ऑफ में क्या क्या पार्ट होता है, वो आप समझ लो। क्योंकि फाइनली आके तो आपके रिवर में ही मिलेगा, फाइनली आपके रिवर में मिलेगा। एक डायरेक्टली आ रहा है, एक इंटरफ्लो होके आ रहा है, एक बेस फ्लो होके आ रहा है, आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन आके फाइनली रिवर में मिलेगा। और ये रिवर जब आपका जाएगा, तो जहां आप ब्रिज वगैरह बनाओगे,
वहां पे ही ये पानी फ्लो करेगा। तो हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है रन ऑफ से। रन ऑफ से मतलब है चाहे वो सरफेस से आ रहा हो, चाहे इंटरफ्लो से आ रहा हो, चाहे बेस फ्लो से आ रहा हो, हमें रन ऑफ से मतलब है। तो हम रन ऑफ पढ़ने वाले हैं इसीलिए। So runoff is that portion of rain which ultimately joins streams and rivers. स्ट्रीम रिवर को बारिश होने के बाद तुरंत ही ज्वाइन कर ले और जो पानी, उसको बोलते हैं रन ऑफ, उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो रन ऑफ ऐसे बोला जाए कि इट इज एन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कैचमेंट फॉर द गिवन इनपुट रेनफॉल। जो कैचमेंट होता है उस पर जब बारिश होगी तो पानी जो ऊपर ऊपर फ्लो करके या अंदर इंटर फ्लो करके पानी आएगा आपका इस पॉइंट पे। मान लो कोई नाला है, यहाँ से नाला आ रहा है, यहाँ से तुरंत सारे नाले बीच में कनेक्ट होंगे और वो नाले से कनेक्ट होके कहाँ आ जाएंगे? आउटलेट पे आ जाएंगे। जब आउटलेट पे आ जाएंगे तब पूरा का पूरा यहाँ का पूरा कैचमेंट का पानी क्या होगा? आ रहा होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो पानी होगा सबसे ज्यादा आपको शो करेगा। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा शो करेगा, तो हमें वही जानना है कि कितना रन ऑफ करेगा। सो इट इज एन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कैचमेंट फॉर द गिवन इनपुट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं रन ऑफ के? तो कंपोनेंट इसमें क्या है? एक तो सरफेस रन ऑफ जो ऊपर ऊपर से फ्लो कर रहा है, ऊपर ऊपर से फ्लो कर रहा था, फिगर में दिखाया, फिगर में इसमें दिखाया आपको। जो आपके सरफेस से फ्लो करके आएगा उसको बोलते हैं, जो इसके ऊपर ऊपर घास से ऊपर ऊपर चल के आएगा उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। दैट इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। उसके बाद क्या होता है? एक सब सरफेस रन ऑफ जिसको इंटरफ्लो बोलते हैं। जो ग्राउंड में एंटर तो कर गया है, ग्राउंड में एंटर तो कर गया है, लेकिन अंदर अंदर ही जाके आपके रिवर में मिल जाएगी, आपके रिवर में मिल जाएगी। तीसरा होता है ग्राउंड फ्लो, तीसरा होता है ग्राउंड फ्लो। ग्राउंड फ्लो को बेस फ्लो भी बोलते हैं। तो देखो मैं एक और आपको थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रन ऑफ होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट रन ऑफ और एक होता है बेस फ्लो। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ का दूसरा नाम भी होता है, सारा कुछ नामकरण पे है, नामकरण आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब होता है कि डायरेक्ट रन ऑफ को दूसरा नाम भी बोलते हैं डायरेक्ट स्टॉर्म रन ऑफ। डायरेक्ट स्टॉर्म का मतलब हो गया कि जो पानी बरस रहा है वो डायरेक्टली आपके सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है या कैसे भी आके मिल जा रहा है उसमें, और या तो इसको बोलते हैं स्टॉर्म रन ऑफ। जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो चार पार्ट में हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो हुआ कि ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब फ्लो ऑफ द वाटर ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर जो फ्लो कर रहा हो और बाद में वो स्ट्रीम से ज्वाइन कर ले उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। दूसरा क्या हो गया? ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल का मतलब हुआ कि ये आपका पानी की बारिश हो रही थी और ये आपके रिवर है, रिवर में पानी जो है वो भी आपका क्या करेगा? कहीं न कहीं से इसके ऊपर भी बारिश हो रही होगी, इसके ऊपर भी बारिश होगी, तो उसको बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। इसके अलावा क्या है? इंटरफ्लो। इंटरफ्लो मैंने बताया कि अंदर जो ग्राउंड में अंदर चला गया था पानी वो भी हॉरिजॉन्टली फ्लो करके अगर आपके रिवर से या स्ट्रीम से मैच कर रहा है, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज रन ऑफ। तो उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, सॉरी इंटरफ्लो रन ऑफ या सब सरफेस रन ऑफ, और सेकेंडरी बेस फ्लो भी बोलते हैं। ठीक। एक होता है डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन। डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन वही हो गया कि जो इसके रिवर के ऊपर डायरेक्टली डायरेक्टली गिर रहा है उसको डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन करते हैं। ओपन चैनल फ्लो तब बोलोगे कौन सा है? ओपन चैनल फ्लो का मतलब होता है इसके ऊपर जो पानी पहले से प्रेजेंट होगा, पहले से प्रेजेंट होगा, वो ओपन चैनल फ्लो है। उसके बाद दूसरा रन ऑफ का दूसरा पार्ट है बेस फ्लो। बेस फ्लो का दूसरा नाम भी होता है डिलेड फ्लो। डिलेड फ्लो क्यों है? जब पानी आपके यहाँ से जब एंटर करके फ्लो करता है ना, बहुत तेजी से फ्लो करेगा और तुरंत ही तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा? आपके रिवर में पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा ना, जब ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा तो ये वाला फ्लो बहुत देर बाद में होता है। बहुत देर बाद में होता है तो रिवर में जो होगा वो बारिश मान लो आज हो गई तो हो सकता है ये वाला कब मिले? 4-5 दिन बाद आए, 4-5 दिन बाद ये पानी आपके स्ट्रीम में मैच करे, तो उसको बोलते हैं बेस फ्लो और डिलेड फ्लो। या दूसरा नाम भी इसका होता है ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो का मतलब जब बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल विंटर समर कंडीशन होगा, तो उस टाइम पे हो सकता है ये ग्राउंड वाटर आपके रिवर में आके मिल रहा हो। या तो इसको बोलते हैं इफ्लुएंट सीपेज, मतलब सीपेज के थ्रू धीरे धीरे पानी रिस के आपके आपके रिवर में आ रही हो, तो इफ्लुएंट सीपेज भी बोलते हैं। तो ये तो नामकरण है कि हमारा जो रन ऑफ होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ भी हो सकता है और बेस फ्लो हो सकता है। डायरेक्ट रन ऑफ में वो फ्लो होता है जो सरफेस के ऊपर ऊपर फ्लो करते हुए आ रहा है, उसको बोलते हैं, ये सरफेस आपका ग्राउंड है तो सरफेस के ऊपर ऊपर जो आएगा उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और अगर मान लो कोई यहाँ पे रिवर है, कोई रिवर है, तो रिवर के अंदर भी कुछ फ्लो आ रहा होगा, उस रिवर के फ्लो को बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। ये भी सरफेस पे रन कर रहा है, ये भी रन ऑफ है। तीसरा क्या है? पानी जो अंदर बारिश हुई वो इन्फिल्ट्रेट कर गया, इन्फिल्ट्रेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल फ्लो करना शुरू कर दिया, हॉरिजॉन्टल फ्लो करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, वो भी आपके स्ट्रीम में आके मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं इंटर फ्लो। तीसरा क्या है? डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ से सीधे सीधे बारिश इसके ऊपर हो गई
इसके सीधे सीधे से बारिश इसके ऊपर हो गई तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन। ये सारा का सारा आएगा डायरेक्ट रन ऑफ में। इसके अलावा एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो का मतलब होता है जो डीप पर्कुलेट कर गया था आपका पानी, वो बहुत दिनों बाद आपके रिवर में आके मैच करेगा। अगर रिवर बहुत नीचे तक है तो ये धीरे धीरे आके क्या करेगा, यहाँ से मैच करके इस रिवर में ऐड होना शुरू करेगा। इसको डिलेड फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि ये बारिश के कई दिनों बाद आएगा। और ये सारे जो होंगे वो बारिश के तुरंत बाद ही दिखने लगे। ओवरफ्लो तुरंत दिखेगा, ओपन चैनल फ्लो भी तुरंत दिखेगा, इंटरफ्लो भी तुरंत दिखेगा, और डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन वाला भी फ्लो तुरंत दिखेगा। लेकिन ये जो बेस फ्लो होगा वो बहुत दिनों बाद आपको दिखाई देगा आपके आपके रिवर में। ये फिगर और भी तीसरा तीसरा फिगर में मैं दिखा देता हूँ कि ऊपर से रेनफॉल हुआ, जो एस वाला दे रखा है, ऊपर से रेनफॉल हुआ तो एक पार्ट उसका क्या होगा, सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। सरफेस रन ऑफ मतलब सरफेस के ऊपर ऊपर फ्लो करके रिवर में आके मिल जाएगा। दूसरा, कुछ पानी जो इन्फिल्ट्रेट किया उसमें से कुछ वाटर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो करना शुरू कर देगा। हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा तो वो भी जाके किस में मैच करेगा, रिवर में। हॉरिजॉन्टल वाला जो फ्लो करके मिल रहा है वो जल्दी से फ्लो मिल जाएगा रिवर में, उसके लिए इंटरफ्लो या सब सरफेस फ्लो भी बोलते हैं। कुछ जो इन्फिल्ट्रेट किया पानी वो डीप पर्कुलेट होकर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। मतलब ग्राउंड के डीप पर्कुलेशन होकर ग्राउंड वाटर टेबल में मैच कर जाता है। वो ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत दिनों बाद यहाँ पे क्या होता है, मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेस फ्लो, दैट इज नोन एज बेस फ्लो। तो ये सारी चीजें आपके नामकरण है। अभी तक हमने और कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ नामकरण, क्योंकि ये नामकरण जब आएंगे ना तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। आप कंफ्यूज होने लगोगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नामकरण अगर क्लियर रहेगा तो आप समझ जाओगे कि कौन सा बेस फ्लो है, कौन सा इंटर फ्लो है, कौन सा सब सरफेस फ्लो है, कौन सा सरफेस फ्लो है। ये सारा कुछ आपको क्लियर रहेगा। तो जो आपका स्ट्रीम में पानी आके मिलता है, स्ट्रीम में जो पानी आपका मिलता है उसमें टाइम ऑफ डिले थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा टाइम देर लगती है। उसके बेसिस पे भी रन ऑफ को हम डिवाइड कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टू द रन ऑफ स्ट्रीम, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको फ्लो चार्ट बनाया था वही फ्लो चार्ट है। एक डायरेक्ट रन ऑफ होता है और दूसरा बेस फ्लो होता है। डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो विदाउट मच डिले, बिना किसी टाइम के ही आपके स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाता है, नदी में आपके, रिवर में आके या नाले में आके मिल जाएगा। और जो बेस फ्लो होता है उसको टाइम लगता है, दैट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा उसको। टाइम लगेगा तो वो बहुत दिनों बाद या लेट लेट ज्वाइन करेगा आपके स्ट्रीम में, आपके स्ट्रीम में लेट ज्वाइन करेगा। वो मैंने यहाँ फिगर से भी आपको बताया कि ये वाला जो होगा जल्दी जल्दी इसमें आके ज्वाइन कर लेगा, ऊपर वाला भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन बेस फ्लो होगा जो, वो डिले करेगा, थोड़ा देर में ज्वाइन होगा, कुछ दिन बाद ज्वाइन होगा। डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो इंक्लूड करता है, ये मैंने फ्लो चार्ट से आपको बता दिया, ये वाला भी, ये फ्लो चार्ट जो बनाया था इस फ्लो चार्ट से ही इसको भी बता दिया मैंने कि जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो एक सरफेस रन ऑफ होता है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो होता है, मतलब इंटरफ्लो वाला फ्लो होता है, चैनल प्रेसिपिटेशन, जो चैनल के ऊपर प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो होता है। तीन पार्ट आपके हैं जो डायरेक्टली आपके स्ट्रीम में आके तुरंत बिना किसी टाइम लगाए वो मिल जाएंगे आपके। और तीसरा होता है, जो दूसरा पार्ट होता है बेस फ्लो। बेस फ्लो में डिलेड इंटरफ्लो होता है और ग्राउंड वाटर फ्लो होता है, ये दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, अब हम एस्टिमेट कैसे करेंगे रन ऑफ को। तो रन ऑफ को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, देयर आर सो मेनी मेथड्स। बट उसमें मेन मेथड जो है हम वही पढ़ेंगे। मेन मेथड्स हमारे पास है हाइड्रोग्राफ। मेन मेथड जो हमारे एग्जाम में आता है वो हाइड्रोग्राफ है। हॉटन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्फिल्ट्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस मतलब फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि फाई इंडेक्स के ऊपर वाला पूरा पार्ट क्या होता है, रन ऑफ में जाता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन में जाता है। तो फाई इंडेक्स तो हमने पढ़ ही लिया, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम रन ऑफ निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ रन ऑफ हुआ है। या तो हॉटन कर्व से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने हॉटन कर्व बना दिया, उस पे आप हाइटोग्राफ को क्या करो, सुपर इम्पोज कर दो। हाइटोग्राफ का जब सुपर इम्पोज कर दोगे तो जो हाइटोग्राफ के नीचे वाला पार्ट होगा, मतलब हाइटोन कर्व से नीचे वाला हाइटोग्राफ होगा, वो पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेशन में जाएगा, इनफिल्ट्रेशन में जाएगा। और उसके ऊपर वाला पूरा पार्ट क्या होगा, उसके ऊपर वाला पूरा पार्ट रन ऑफ में जाएगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ये दोनों चीजें। बाकी वाटर सेट मेथड, एम्पिरिकल प्रोसीजर, ये सब चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कोर्स में कभी है नहीं, न तो आता है। हमें जो आता है वो हम आगे बढ़ जाते हैं हाइड्रोग्राफ की तरफ। मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोलॉजी का आ रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। तो पहले तो ये समझो आप कि हाइड्रोग्राफ होता क्या है, फिर ये समझो कि हाइड्रोग्राफ यूज कहाँ करते हैं। तो यूज तो मैंने बता ही दिया, किस लिए यूज करते हैं, कोई बता पाएगा? हाइड्रोग्राफ का यूज किस लिए करते हैं, कोई बताएगा? क्या यूज है हाइड्रोग्राफ का? व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ?
हाइड्रोग्राफ का यूज क्या है, अभी अभी बताया तो मैंने, क्या यूज होता है, रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए होता है। अभी अभी जस्ट पहले ही, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ। तो रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं। वी यूज टू फाइंड रन ऑफ फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ। अब देखो गेट में जो आया था क्वेश्चन ना, तो हाइड्रोग्राफ का शेप कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो एक आपने नॉर्मल देखा है कर्व टाइप का वैसा ही शेप होगा। हाइड्रोग्राफ में भी एनी ऑफ टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। बस उसका ये देखना है कि किस एक्सिस के, किसके किसके अबाउट वो ग्राफ बनता है, किसके किसके अबाउट वो ग्राफ बनता है, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका शेप कुछ भी हो सकता है, उसका शेप ट्रायंगुलर भी हो सकता है, उसका शेप कैसा भी हो सकता है। मैं देखो अभी ड्रॉ करके एक पेज पे आपको बता देता हूँ, ब्लैंक पेज कहीं मिल जाए तो मुझे, इसलिए मैं शेप आपको बहुत सारा, क्योंकि एक एक चीजें सब समझोगे ना तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच में होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन होता है और वाई एक्सिस पे कौन होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे आपका डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, पहली बात ये है। हाइड्रोग्राफ का शेप आपका ऐसा भी हो सकता है, हाइड्रोग्राफ का शेप आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, हाइड्रोग्राफ का शेप आपका ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, हाइड्रोग्राफ का शेप आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ का शेप किसी भी तरीके का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके कैचमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, आपके कैचमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। जनरली आप क्या करते हो, ये वाला हाइड्रोग्राफ देखते हो तो आपको लगता है यही वाला हाइड्रोग्राफ होगा। हाइड्रोग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। सिर्फ ये हमारा फिक्स होता है कि वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का वो ग्राफ होता है। पहला तो यही क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, पहला ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। गेट में जो जनरली पूछा जाता है वो आपका ट्रायंगुलर दे देगा या ट्रापेजॉइडल दे देगा, ये ऐसा शेप देगा जिसको आप आराम से कैलकुलेट कर सको। अब ये वाला शेप दे देगा तो कभी आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो ये वाला शेप नहीं देता वो जनरली, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का प्लॉट है ये। तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन क्या है, ए प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन ए स्ट्रीम प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब बढ़ते क्रम में। मान लो अभी 1 घंटे का डेटा लिया, डिस्चार्ज कुछ आया 10, फिर 2 घंटे का डेटा लिया तो डिस्चार्ज आया 5, फिर 3 घंटे का लिया तो डिस्चार्ज आया 10, फिर 4 घंटे का लिया तो डिस्चार्ज आया 20। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम में आप इसको क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम में आप इसको प्लॉट कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। सो ए प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ए प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज in a stream plotted against time chronologically is called hydrograph depending upon the unit of time involved. Depending upon the time of unit involved, hydrograph may be of following type. Following type के हो सकते हैं। अब आपका यूनिट ऑफ टाइम को भी हो सकता है, मंथ में आप ले रहे हो, या आप वीकली ले रहे हो, या आप डेली ले रहे हो, या तो आप, या तो आप क्या कर सकते हो, आवरली ले रहे हो या एनुअली ले रहे हो। जैसा भी आपका टाइम हो उसके बेसिस पे आपने डिस्चार्ज मेजर किया, उसी के अबाउट आप प्लॉट कर लो। तो अगर आपने एनुअल डेटा लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं एनुअल हाइड्रोग्राफ। इट शोज द वेरिएशन ऑफ डेली, वीकली और मीन फ्लो ऑफ एनी नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज ओवर द ईयर, ओवर ए ईयर। एक साल में आपने कोई भी डेटा लिया हो, कोई भी डेटा लिया हो, वीकली लिया हो या तो आपने डेली लिया हो, उसका आपने मीन ले लिया और मीन लेकर जो प्लॉट करोगे उसको बोलेंगे एनुअल। मंथली हाइड्रोग्राफ का मतलब है इट शोज वेरिएशन ऑफ डेली मीन फ्लो ओवर ए मंथ। एक मंथ में अगर डेटा लेके आपने, अगर एक महीने का डेटा लेके आपने प्लॉट किया तो उसको बोले हैं मंथली, मंथली हाइड्रोग्राफ। अगर एक साल का डेटा लेके आपने प्लॉट किया तो उसको बोलते हैं हम एनुअल हाइड्रोग्राफ। अगर एक सीजन का लिया, मान लो विंटर सीजन का लिया या आपने रेनफॉल सीजन का लिया तो उसको बोलते हैं सीजनल हाइड्रोग्राफ। So it shows the variation of discharge in a particular season, such as monsoon season or dry season. Next है flood hydrograph. Flood hydrograph और hydrographs due to storm. जो बारिश के कारण आपका फ्लड आया है उसको बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो इट शोज द स्ट्रीम फ्लो ड्यू टू स्टॉर्म ओवर ए कैचमेंट। जो आपका बारिश का पानी मूव करेगा उसको अगर आप प्लॉट कर रहे हो दैट इज नोन एज फ्लड हाइड्रोग्राफ। 1 2 3 ये तो नीचे दिया हुआ है, वो सब फिगर मैंने लगाया नहीं, आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म हाइड्रोग्राफ एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज।
इससे क्या होगा, आप देखो स्टडीज के लिए क्या यूज करते हैं, किस स्टडीज के लिए यूज करते हैं, सो कैलकुलेटिंग द सरफेस वाटर पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रीम। जो आपका सरफेस वाटर आएगा स्ट्रीम में मिलेगा, उसको कैलकुलेट करते हैं। रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर करना है उसको स्टडी करते हैं। ड्रॉट होगा या नहीं होगा वहां पे, उसको स्टडी करते हैं। ठीक। तो ये स्टडी करने के लिए हम हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं। इतने पूरे स्लाइड में सिर्फ आपको एक ही चीज काम की मिली है, वो ये मिली है कि हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में एक प्लॉट है हाइड्रोग्राफ का। मेन यही आपका मेन पॉइंट है, वही पिक करके रखो। मैं बता रहा हूँ हाइड्रोलॉजी में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो किसके किसके बीच में प्लॉट किया जा रहा है वो आपको याद होना चाहिए। सीधे सीधे वो प्लॉट ही पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना प्लॉट इसमें बनाया जाता है ना, इसके बीच में ग्राफ, उसके बीच में ग्राफ, ऐसे ग्राफ वैसे ग्राफ। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी का ऑब्जेक्टिव बना देते हैं कि भाई किसके किसके बीच में प्लॉट बनाया गया तो क्या नामकरण होगा उसका। सीधे सीधे उसी के बीच में आपका नामकरण ही पूछ लेते हैं वो। जैसे मैंने एक बताया था हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ किसके किसके बीच में होता है बताना एक बार। हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, बताएगा कोई। कई बार मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड टाइम्स बता चुका हूँ, तो क्या कोई बता पाएगा अभी। हाइटोग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होता है। रेनफॉल वर्सेस टाइम नहीं होता, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है। इट इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है। रेनफॉल रेनफॉल बोल दोगे ना तो चेंज हो जाए। देखो सुजाता ने बता दिया डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम तो अभी हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम तो अभी हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं हम। मैं तो हाइटोग्राफ पूछ रहा हूँ, हाइटोग्राफ में पूछ रहा हूँ ना कि हाइड्रोग्राफ पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हाइड्रोग्राफ, आई एम आस्किंग अबाउट हाइड्रोग्राफ, सॉरी हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ जो पीछे वाला बना रहे थे ना, बिल्डिंग बना रहे थे तीन चार, बिल्डिंग ऐसे बनाते थे नहीं, ये वाला, ऐसे ऐसे करके, उसका पूछ रहा हूं मैं। वो होता था हाइटोग्राफ, उसको बोलते थे हाइटोग्राफ, उसको बोलते थे हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ किसके किसके बीच में होता है फिर से बताओ। क्वेश्चन है ये, आ चुका है ये। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है, याद रखना। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में वो ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। आ चुका है आपके गेट में क्वेश्चन कि किसके बीच में प्लॉट होता है। जब भी आप कभी प्लॉट देखो ना तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर देखो, चाहे जहां प्लॉट करो, वेदर इट इज हाइड्रोलॉजी, वेदर इट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेदर इट इज सॉइल मैकेनिक्स। क्योंकि पता है क्वेश्चन तो आपको आता रहता है, लेकिन आप एग्जाम में जाके भूल ही जाते हो कि यार किसके किसके बीच में प्लॉट था, किसके किसके बीच में प्लॉट है वही भूल जाते हो आप। अगर वो भूल गए तो फिर तो सत्यानाश, फिर तो कैसे क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा, फिर तो खत्म ही है आपका, सब खत्म, फिर तो घर चले आओ आराम से। तो ध्यान से देखा करो जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करो ना। अभी से मैं सिखा रहा हूँ, अभी आप बीटेक में एंट्री कर रहे हो, मतलब एंटर कर चुके हो, दो तीन साल बीत चुके हैं आपके, बट फिर भी अभी से मैं आपकी आदत डलवा रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्लॉट बनाना शुरू करो ना, कोई प्लॉट आप, हाँ कोई प्लॉट अब सामने कोई भी आपको मिल जाए ग्राफ ना, आगे जब आप बीटेक करके बाहर निकलोगे ना, तो सिर्फ ये फार्मूले वार्मूले काम नहीं करते वहां पे। वहां पे ग्राफ में ही बात चलती है, सारा कुछ ग्राफ में ही बात चलेगा आपका। तो अभी से क्यों ना ग्राफ से ज्यादा फेमिलियर हो जाता। अभी तो आप ग्राफ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, जब मैथमेटिक्स पढ़ते तो एक ग्राफ का पूरा चैप्टर ही होता था। ठीक है। तो आप जब भी इन्वायरमेंट पढ़ो, सॉइल पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, वहां पे जब दो एक्सिस में ग्राफ प्लॉट हो रहा हो ना, उन एक्सिस को ध्यान से देखो कि उन एक्सिस किसके किसके बीच में प्लॉट हो रहा है, वो दिमाग में सेट करके चलो। वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया हाइड्रोग्राफ, वो पीछे भी बताया, हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ये मैंने पिछले भी बताया, यहाँ भी बता दिया। हाइड्रोग्राफ शोज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ जो हो रहा है उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, टाइम के साथ क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब पहले घंटे में कितना रन ऑफ हुआ, दूसरे घंटे में कितना रन ऑफ हुआ, तीसरे घंटे में कितना रन ऑफ हुआ। वो बताता है कि टाइम टाइम के साथ आपका रन ऑफ कितना हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है हाइड्रोग्राफ। ये दूसरा आपका डेफिनेशन हो गया। हाइड्रोग्राफ इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कैचमेंट। कैचमेंट का क्या रिस्पॉन्स है और ए गिवन स्टार, वो भी बताता है आपका हाइड्रोग्राफ। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे और समझेंगे हाइड्रोग्राफ के बारे में कि ये वाला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला डायग्राम अचानक से ऐसा कैसे बन गया। ठीक है। तो समझो आप इसी डायग्राम से, समझो आप इसी डायग्राम से समझो आप। नहीं पहले एक मैं अपना वाला एग्जांपल दे दूं, फिर इसको इस पे लेके आता हूँ। मैं अपना अपना वाला एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको क्या करूंगा, फिर आपको इस पे लेके आऊंगा। तो देखो आपका ये छत है, एक आपका क्या है, छत है, एक आपकी क्या है, छत है, जिसपे आप रोज शाम को जाके घूमते हो और मोबाइल से बातें करते हो, वो वाला छत है जिसपे आप छत पे चले गए। तो छत पे कॉर्नर पे कभी ध्यान से देखा होगा तो क्या लगा, यहाँ क्या लगा होता है, एक पाइप लगी होती है,
लगी होती कि नहीं पाइप? क्यों लगी होती पाइप, बताएगा कोई? ये पाइप छत के ऊपर क्यों लगी होती है? छत के ऊपर क्यों पाइप लगी होती है? ड्रेन के लिए। जो पानी बारिश होगी ना, स्मॉल तो होती है लेकिन पाइप लगी होती है। ये क्यों लगी होती है ये पूछ रहा हूँ। तो ये लगी होती है, जो बारिश का पानी आएगा उसको क्या करेगा, उसको ये ड्रेन आउट करेगा, वो बाहर निकाल देगा सारे पानी को। ठीक है, ठीक। अब सपोज करो आपका बारिश होना शुरू हुआ, बारिश इस पूरे पूरे पे ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, पूरे पे छत पे आपका क्या हो रहा है, बारिश होनी शुरू हो गई। ऐसे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल बनाता हूँ। थ्री डायमेंशनल बनाता हूँ इसको, थ्री डायमेंशनल बनाऊंगा इसकी हेल्प से। मैं इसकी हेल्प से मैं थ्री डायमेंशनल यहाँ पे ड्रॉ कर, नहीं ये थ्री डायमेंशनल नहीं है, थ्री डायमेंशनल आपका ये वाला है। तो ये है आपका छत, ये थ्री डायमेंशनल छत हो गया आपका। इस पे आप करा रहे हो ऊपर से बारिश करा रहे हो। दिस इज योर रेनफॉल, ये आपका रेनफॉल है। तो पूरे के पूरे छत पे ये बारिश हो रही है, पूरे के पूरे छत पे बारिश हो रही है। और यहाँ आपका छोटा सा ड्रेन आउट है, मतलब पाइप है, जिससे आपका बारिश का पानी छत पर से निकल करके नीचे रोड के या सीवर में चला जाता है, रोड में या सीवर में चला जाता है। जो पानी यहाँ से रेनफॉल होगा, कॉलम बीम भी लगा दीजिए सर। अच्छा, कॉलम बीम कॉलम बीम भी नहीं लगा सकते, कॉलम बीम भी नहीं लगा सकते, चलो आपकी इच्छा है तो लगा ही देते हैं कुछ ना कुछ। कॉलम बीम लगा ही देते हैं, थोड़ा सा कलर बदल करके यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा। एक कॉलम यहाँ हो जाएगा, एक कॉलम यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ हो जाएगा, और एक कॉलम इधर हो जाएगा। चारपाई समझ के सोने मत लगना अब इस पे। तो एक कॉलम आपका यहाँ हो गया, ये चार कॉलम आपके लग गए। ये है आपका छत, दिस इज योर, दिस इज योर छत। इस पे हो रही बारिश, बारिश हो रही कुछ पर आवर में, कुछ पर आवर में आपकी बारिश हो रही है। ठीक, तो जब आपकी बारिश होगी तो यहाँ की जो बूंद होगी, यहाँ की जो ड्रॉप होगी, सबसे आखिरी वाली जो ड्रॉप होगी वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। वो ड्रॉप ट्रेवल करके आने में उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, दैट विल टेक टाइम, दैट विल टेक टाइम, वो आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो यहाँ का पास वाला ड्रॉप होगा वो जल्दी से पहुंच जाएगा, वो जल्दी से पहुंच जाएगा आपके इस पाइप में। तो मान लो इस एरिया का आपका क्या होगा, इस एरिया का पूरा पानी क्या हुआ, आपके इसमें पहुंच गया। सबसे पीछे वाला पानी आया, उतना एरिया फिर से पहुंच गया। ठीक, उसके पीछे वाला पानी आया और पानी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई बंद, उसके बारिश हो गई बंद। तो वो वाले जो पीछे वाले पानी थे वो बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करके आ ही रहे थे, तब तक बारिश हो गई बंद। तो जब आपकी पहली वाली ड्रॉप जो सबसे पास में होगी वो तुरंत ही पहुंच जाएगी, तो कुछ डिस्चार्ज दे देगा। तो मैं डिस्चार्ज वर्सेस क्या कर रहा हूँ, टाइम में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप हो, ये आप हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा करके देख रहे हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा करके देख रहे हो कि भाई डिस्चार्ज इसमें से कितना आया। तो टाइम आपने नोट किया कि जीरो टाइम पे डिस्चार्ज आपका जीरो है, टाइम डिस्चार्ज जीरो है एट जीरो टाइम। जीरो टाइम पे क्या है, डिस्चार्ज इज जीरो। जैसे ही आपका बारिश शुरू हुई, जीरो टाइम पे आपने देखा कि इसमें कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद कुछ टाइम पे आपने देखा कि योर डिस्चार्ज इज इंक्रीज, योर डिस्चार्ज इज इंक्रीज, सम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आपके आपके पाइप में आ गया, बिकॉज इतना पानी आपके इतने एरिया का पानी क्या होगा, अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपने देखा कि डिस्चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज एट सम पॉइंट, सब और इंक्रीज किया, क्योंकि तब इतने एरिया का पानी पूरा आने लगेगा, इतने एरिया का क्या होगा, पूरा पानी आने लगेगा। क्या कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम क्यू विल बी डिक्रीजिंग। हाँ ऑब्वियसली बता तो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना आपको। आप एक मिनट रुको फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, थोड़ी देर रुको फिर मैं आपको बताता रहूंगा पूरा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका सेकंड पॉइंट का भी पानी आपका आने लगा। सेकंड पॉइंट का आने लगा मतलब इतना पूरा पानी आपका एंटर होने लगा। तो आपने कहा कि तीसरा पॉइंट भी बना दो। तीसरा पॉइंट बनाया कि यहाँ का भी पानी पूरा आने लगा, तो आपका डिस्चार्ज और बढ़ गया, और बढ़ के मैक्सिमम पे पहुंच गया। उसके बाद आपने देखा बारिश आपकी बंद हो गई थी, बारिश बंद हो गई थी, तो आपने देखा अब डिस्चार्ज क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगा है, डिक्रीज करने लगा, क्योंकि पानी गिर ही नहीं रहा है। तो सिर्फ पीछे वाला पानी जो है वही पानी आ रहा है, सिर्फ पीछे वाला पानी जो था वही पानी आ रहा था, उसके अलावा कोई पानी नहीं आ रहा। तो डिस्चार्ज विल डिक्रीज आफ्टर आफ्टर टेकिंग ए पीक,
फिर उसके बाद धीरे से डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। और जब बिल्कुल पानी, बारिश हो ही नहीं रही है, तो कुछ घंटों बाद क्या होगा, बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, और उस टाइम पे बिल्कुल आपको कोई पानी आता हुआ नहीं दिखेगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर आप मैच करा दो, इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर आप मैच करा दो, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। दैट इज नोन एज हाइड्रोग्राफ, उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। डिस्चार्ज को आपने टाइम के साथ प्लॉट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। और इस जो पॉइंट जब मैक्सिमम मिली है, उसको बोलते हैं पीक डिस्चार्ज, उसको बोलते हैं पीक डिस्चार्ज। सबसे ज्यादा वाला जो पानी मिलेगा आपको, डिस्चार्ज आते हुए दिखेगा, उसको बोलते हैं पीक डिस्चार्ज, दैट इज नोन एज पीक डिस्चार्ज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुआ क्या? कैसे प्लॉट करते हैं ये समझ में आ गया ना? बस प्लॉट कैसे करते हैं इतना ही समझना है। उसके बाद तो बाकी चीजें हम धीरे 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 बिल्डअप करेंगे। अभी डिस्चार्ज कैसे प्लॉट करते हैं वो तो समझ में आ गया ना आपको? बाकी लोगों को, जितने 11 लोग हैं उसमें से कुछ लोग भी नहीं बोलेंगे तो आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। जब सब लोग बोलेंगे कि हाँ, जो प्लॉट किया है आपने, अभी अभी जो प्लॉट किया वो मुझे समझ में आ गया है, तब मैं आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दूंगा। चलो, अब इस डिस्चार्ज को आप किसी के सामने ले जाके रख दो, ठीक है? इस डिस्चार्ज को किसी के सामने ले जाके रख दो, तो बोलेगा भाई ठीक है यार, आपने डिस्चार्ज वर्सेस टाइम तो ड्रॉ कर लिया, बट फिर भी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें आपने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम दिया है ना, ये डिस्चार्ज के टाइम का बताया है कि डिस्चार्ज इतने टाइम तक फ्लो कर रहा था। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रेनफॉल कितने टाइम पे हुई है, रेनफॉल कितने टाइम तक हुई उसका टाइम आपने नहीं दिया, रेनफॉल का टाइम नहीं बताया। और इसके साथ क्या किया, आपने रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी थी या रेनफॉल डेप्थ कितना था वो भी नहीं बताया। तो बोला वो कि भाई आपने तो दे दिया, ठीक है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट कर दिया, बस मुझे अच्छा लगा आपने प्लॉट कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो तो बताओ जिसके कारण ये डिस्चार्ज प्लॉट किया है, वो बताओ जिसके कारण ये डिस्चार्ज प्लॉट किया है। तो किसके कारण डिस्चार्ज प्लॉट किया है? बारिश के कारण। तो भाई बारिश का टाइम भी तो बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक बारिश थोड़ी ना हुई है, यहाँ तक से लेके यहाँ तक बारिश थोड़ी ना हुई है, यहाँ तक से यहाँ तक तो हमारा बारिश थोड़ी ना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक तो हमें डिस्चार्ज मिल रहा था, बारिश तो थोड़ी पहले ही बंद हो गई थी, थोड़ी पहले ही बंद हो गई थी। कितने पहले बंद हो गई थी वो तो नहीं पता हमें, लेकिन पहले ही बंद हो गई थी। तो अगर आपको रेनफॉल डेटा को भी प्लॉट करना है, तो यहाँ ऊपर एक कॉर्नर में छोटा सा एक और कॉर्नर, क्योंकि इसी में तो दो टाइम नहीं प्लॉट कर सकते हो आप ना, इसी में दो टाइम आप प्लॉट नहीं कर सकते हो, तो आपको अलग से टाइम प्लॉट करने के लिए यहाँ छोटा सा ऊपर एक कॉर्नर में आपको क्या बनाते हैं, ऐसा बॉक्स बना देते हैं। ऐसा बॉक्स बना देंगे तो इसमें जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स के यहाँ पे लिखा होता है टाइम ऑफ रेनफॉल, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रेनफॉल, कितना टाइम के लिए आपका रेनफॉल हुआ। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो शो करता है कि डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल का मतलब कितना रेनफॉल हुआ, डेप्थ ऑफ रेनफॉल यहाँ पे शो कर देता है। तो ये शो करने का तरीका, अब आपके पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। नाउ यू हैव कंप्लीट डेटा। अब आपके पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। आप कह सकते हो कि भाई अब मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, ये वाला चार्ट मैं किसी के पास लेके जाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि इतने देर के लिए रेनफॉल हुआ था, इतना उसका रेनफॉल डेप्थ था, इतनी इसकी डिस्चार्ज हुई इतने टाइम के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिगर पे। अब अपने फिगर पे आ जाते हैं, तो देखो बताया हाइड्रोग्राफ जो होता है कैचमेंट का रिस्पॉन्स होता है। इट इज ए रिस्पॉन्स ऑफ कैचमेंट, कैचमेंट जैसा रिस्पॉन्स करेगा हाइड्रोग्राफ का शेप वैसा ही बनता है, हाइड्रोग्राफ का शेप वैसे ही बनता है जैसा कैचमेंट का आपका रिस्पॉन्स होगा। तो ये सपोज करो आपका कैचमेंट है, ये आपका कैचमेंट है। कैचमेंट का मतलब होता है ऐसे आपका रहेगा, सपोज ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये हिल है। कैचमेंट का मतलब होता है ये हिल है, और यहाँ पे ऐसे डाउन है कुछ, फिर उसके बाद फिर से ये हिल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये जो ड्रेन है, मान लो आपके ड्रेन मतलब होता है रिवर, ये आपकी ड्रेन है। इस ड्रेन में जो पानी आएगा बारिश का, अगर बारिश ऊपर से होना शुरू हुआ, ठीक है, ऊपर से बारिश होना शुरू हुआ, तो इधर भी बारिश होगा और इधर भी बारिश हुआ। लेकिन इधर वाला जो बारिश होगा, इसके इधर वाला जो बारिश होगा वो उधर वाले के लिए कैचमेंट एरिया है, और जो इधर बारिश होगा वो इधर के कैचमेंट एरिया है। जो यहाँ पे बारिश होगा उसका पानी इधर आएगा, तो ये पूरा लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो होगा उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, दैट इज नोन एज कैचमेंट एरिया। क्योंकि इसमें पूरा पानी जो आएगा वो इस ड्रेन में आके मिलेगा, तो इस ड्रेन के लिए जो कैचमेंट एरिया होगा वो पूरा यहाँ से हिल से लेकर के यहाँ से लेकर
यहाँ तक होगा। ये हमने इरिगेशन में भी कई बार डिस्कशन किया था कि कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, किस कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं। तो सपोज ये मेरा कैचमेंट एरिया है, ये जो आउटर में एरिया है वो कैचमेंट एरिया है। ये चारों तरफ हिल है, पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटियां है, हिमालय है सपोज करो, ये पूरी पहाड़ी की चोटियां है, ये पहाड़ी की पूरी चोटियां है। तो इधर वाला जो बारिश होगा वो किसी और ड्रेन में जाके मिलेगा, लेकिन इधर वाला जो बारिश होगा वो इधर आके छोटी छोटी स्ट्रीम से या डायरेक्टली इससे जाकर के मिल जाएगा, आपकी बड़ी वाली ड्रेन से मिल जाएगा। और आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, आप यहाँ बैठे देख रहे हो, आप यहाँ बैठे देख रहे हो, नाप रहे हो कि कितना कैचमेंट में, हमारे कैचमेंट के आउटलेट में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, कैचमेंट के आउटलेट में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, आप उसको मेजर कर रहे हो। तो कैचमेंट के आउटलेट में जो डिस्चार्ज आ रहा है आपने उसको मेजर करना शुरू किया। जैसे पिछले केस में आपने छत पे मेजर कर रहे थे, तो आपको मिला कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे डिस्चार्ज जीरो नहीं मिलेगा, जिससे आपके छत पे जीरो मिल रहा था। क्यों? क्योंकि रिवर में पहले से भी कुछ फ्लो कर रहा होगा ना भाई, पहले से कुछ फ्लो कर रहा होगा। रिवर ऐसा सूखा थोड़ी ना होगा, रिवर सूखा थोड़ी ना होगा, थोड़ा पानी तो उसमें पहले से होगा, जिसको बोलते हैं बेस फ्लो, जिसको बोलते हैं बेस फ्लो। तो जब आप यहाँ पे बैठे रिवर को ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले आप छत को ऑब्जर्व कर रहे थे, छत आपका क्या था, बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल सूखा था। तो उस समय जीरो टाइम पे जीरो डिस्चार्ज आपने मेजर किया था। बट यहाँ पे आप रिवर पे बैठ के देख रहे हो, रिवर को देख रहे हो, तो उसमें बारिश से पहले भी पानी कुछ फ्लो करता होगा। बारिश से पहले जो पानी फ्लो करता है उसको बोलते हैं बेस फ्लो। और वो फ्लो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो फ्लो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लो है उसको बोलते हैं बेस फ्लो। वो डिस्चार्ज जो होगा वो बेस फ्लो के कारण हो रहा होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे जो पानी आएगा वो बेस फ्लो प्लस सम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आना शुरू होगा। वो धीरे 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 बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक पीक पे पहुंचेगा। उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो अब आपको समझ में आया, ये छोटी सी लाइन जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके हाइड्रोग्राफ यहाँ से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे वाला बेस फ्लो होता है। और हम ऑब्जर्व अपने छत को नहीं करते, हमारे छत में कितना ही पानी आएगा, हम ऑब्जर्व किसको करते हैं, रिवर को करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं रिवर को। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया बेस फ्लो क्यों लिया है, व्हाई वी हैव टेकन बेस फ्लो। बेस फ्लो के लिए पूछना है कुछ क्वेश्चन तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो फिर बुलाओ कि यस सर, नो सर, हाँ सर, यस सर, कुछ भी बोल सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा, आप इच्छा अनुसार बोलते रहो। इच्छा अनुसार जब बोलते रहते हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। इंडिया ने आज मैच ड्रॉ करा दिया, है ना, इंडिया ने आज मैच ड्रॉ करा दिया, बड़ी खुशी की बात है। मैच देखते हो कि नहीं कोई, कितने लोग देखते हो, लड़के लड़कियां दोनों मिला के मैच, कितने लोग देखते हो, कितने लोग नहीं फॉलो करते हो, मतलब देखना ना देखना तो अलग बात है, फॉलो करना एक होता है कि भाई जब टाइम मिला स्कोर देख लिया, जब मार टाइम मिला हाईलाइट देख लिया, या जब टाइम मिला तो किसी से पूछ लिया, ऐसा कुछ होता है। कुलदीप बोल रहे हैं नो सर। बाकी लोग, बाकी लोग का क्या इंटरेस्ट है, मैच वैच में कोई इंटरेस्ट है, ओनली प्लेयर आउट, आउटपुट, ओनली प्लेयर आउटपुट मी, सुजाता, हाँ सुजाता को लगता है कि हाँ उनको कभी कभी, रामकृष्ण बोल रहे हैं कभी कभी, ओनली वर्ल्ड कप, ओके, यस सर, नहीं देखते बट जानकारी है, ओके, ठीक है। एक आप लोग थर्ड ईयर में हो तो एग्जाम होता है एसएससी जेई, कितने लोगों को पता है ये एसएससी जेई के बारे में। एसएससी जेई का मतलब होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जेई बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं। कितने लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता है। आई नो, कुलदीप बोल रहे हैं आई नो, आभा बोल रहे हैं हाँ सर पता है, बाकी लोग भी बोलो यार। कोमल बोल रहे हैं हाँ पता है, यस सर। नीतीश बोल रहे हैं नहीं पता है। योगेश बोल रहे हैं पता है। सरस्वती बोल रहे हैं पता है, नहीं है जिसको पता कर लो भाई, इसमें जॉब मिलती है और अच्छी खासी जॉब मिलती है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है, समझ गए। कंपटीशन तो होता है बट इतना भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, इतना भी नहीं, सिलेक्शन नहीं होता। थर्ड ईयर में आप हो तो आपके पास तीन मेजर एग्जाम्स हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उधर मूव कर सकते हो। एक तो गेट है ही जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, एक आपके पास आईईएस है, ये भी बना जा सकता है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा सेंटर की जॉब लेने के लिए आपको एसएससी जेई किया जा सकता है, एसएससी जेई में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आईएएस के डिपार्टमेंट है, बस जूनियर इंजीनियर बनते हो बट प्रमोट हो जाओगे, बीटेक हो तो, एमटेक वमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया तो क्या हो जाओगे, प्रमोट कर जाओगे। तो इसके लिए भी टारगेट कर सकते हो। अभी आज ही रिजल्ट आया है, कई लोगों का हुआ है इसमें, आज ही इसका रिजल्ट आया है। इसमें भी मेंस और प्री होता है,
मेंस और प्री इसमें भी होता है, और इसमें भी मेंस और प्री होते हैं, दोनों एग्जाम में मेंस और प्री होते हैं। बट कंपेरेटिवली एसएससी आसान होता है, आईएएस थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है और मेहनत करने का पूरा जज्बा है, तो आप आईएएस भी क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे कई स्टूडेंट जो इनको मैंने बीटेक में पढ़ाया है ना, वो सब आईएएस बन चुके हैं। 2-3 स्टूडेंट्स आईएएस बन चुके हैं, और एसएससी जेई में भी 2-3 लोगों का हो गया। एमपीएससीएस कैसा है? एमपी के बहुत सारे जॉब निकलते हैं, एमपी के बहुत सारे जॉब निकलते हैं, और एमपी अच्छा खासा जॉब ले रहा था पहले, अभी तो नहीं ले रहा है, बट ले रहा था वो। एई के बहुत सारे उसमें आता है। जी हाँ, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे आप किसी को गाइडेंस के लिए अपना बना लो कि मुझे इनसे गाइड लेना होता है, कभी परेशानी हो गई। अब परेशानी मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ब्रेकअप हो गया तो सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, बता, चलो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसे गाइडेंस लेते रहो कि ये एग्जाम आ रहा है सर, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। कोई भी सर हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी आपको मिल जाए, उसको आप एक गाइडेंस के लिए बना लो। अपने भाई को बना लो, अपने सिस्टर को बना लो, या किसी परिचित वाले को बना लो, या किसी टीचर को बना लो, या किसी किसी को भी आप बना सकते हो जो आपको एक सही ट्रैक पे हमेशा रखे। जैसे उस ट्रैक से आप डाइवर्ट होना शुरू हो जाओगे ना, तो करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में लगेगा 5-6 साल बाद, यार ये ना किया होता तो कुछ अच्छा मिल जाता, है ना, बहुत अच्छी पोजीशन पे मिल जाता है। ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है। बाकी जो अभी है वो छोड़ के चले जाएंगे, ये भी पता है, ये पता ही है सबको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बेस फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि छत पे जब थे तो ड्राई था, इसीलिए बेस फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रिवर है, रिवर में हमेशा बेस फ्लो होता रहेगा। तो देखो कुछ का नाम आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे होता है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, या उसी को बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ, या उसी को बोलते हैं टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तीनों नाम सेम ही है। शॉर्ट में बोलते हैं तो शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए SHG। अगर मैं बोल दूं तो आप बोलोगे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। स्टॉर्म का मतलब होता है रेन, रेन होता है। जो रेन आता है वही क्या कराता है, फ्लड कराता है, वही फ्लड कराता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FHG। और या तो इसको बोलते हैं टोटल रेनफॉल, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो सब है क्या, रन ऑफ ही है, पानी ऊपर ऊपर जो आ रहा है रिवर में, उसी को बोलते हैं। तो इन सब के लिए सबका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके थोड़े से नाम हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक होता है स्टॉर्म रन ऑफ, उसी को दूसरा नाम होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ, उसी का दूसरा नाम होता है टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो क्या होता है ये, ए स्टॉर्म ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन इफ इट अकर्स ओवर ए कैचमेंट आफ्टर मीटिंग द कैचमेंट लॉसेस। कैचमेंट लॉसेस जब हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद जो रन ऑफ हो रहा है, द रेनफॉल एक्सिस, इसको दूसरा नाम बोलते हैं रन, जो रन ऑफ होता है उसका दूसरा नाम होता है, पहले पहले भी होता था कि रेनफॉल एक्सिस भी बोलते हैं। एक्सिस मतलब रेनफॉल तभी आप बोलते हो जब आपको सरफेस पानी दिख जाता है, तब बोलते हो रेनफॉल हुई है। तो रेनफॉल एक्सिस का मतलब होता है कि रन ऑफ जब दिख रहा हो तभी आप बोलोगे रेनफॉल एक्सिस हुई है। नहीं तो अगर रेनफॉल एक्सिस नहीं होगी तो सारा का सारा पानी क्या होगा, या तो लॉस हो जाएगा या तो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। So a storm of certain duration, if it occurs over a catchment, after meeting the catchment losses, the rainfall excess delivered into the stream, then it is result into stream flow variation. If stream flow variation is measured at a point in a stream, the resulting plot is known as storm hydrograph, flood hydrograph या total runoff hydrograph. तो यहाँ से भी दो टर्म आए हमारे पास कि रेनफॉल एक्सेस जब भी बोलेगा आपको, तो आप समझ जाना रेनफॉल एक्सेस उसको बोलते हैं, रेनफॉल एक्सेस उसको बोलते हैं जब आपके रेनफॉल से क्या मिल रहा हो, रन ऑफ मिल रहा हो, मतलब बारिश हो रही है और सारा का सारा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि रेनफॉल एक्सेस हो रही है। जब आपका पानी ऊपर फ्लो करने लगे तब हम बोलेंगे रेनफॉल एक्सेस वाला टाइम आ गया है, और जो पानी ऊपर फ्लो करता है उसी को रेनफॉल एक्सेस या रन ऑफ बोलते हैं। और जिस टाइम पे रेनफॉल एक्सेस या रन ऑफ मिलने लगता है उसको बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस पीरियड, रेनफॉल एक्सेस पीरियड। ठीक है। तो रेनफॉल एक्सेस पीरियड या रेनफॉल एक्सेस टाइम में आप जब प्लॉट करोगे, रेनफॉल एक्सेस टाइम में आप प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जो आपका फ्लो आ रहा है स्ट्रीम में, जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको आप टाइम के साथ प्लॉट करोगे, दैट इज नोन एज स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ या रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या फ्लड हाइड्रोग्राफ, तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। अब देखो ये है आपका, मैंने जो बताया था पहले, वो ये यहाँ पे एक्चुअल चीजें हैं, इसके पैरामीटर सभी आप इतने ध्यान से समझ लो कि दोबारा आपको कभी जिंदगी में भूले ना, कभी आपको लाइफ में भूले ना। इतने ध्यान से आप इसको पैरामीटर्स को क्या कर लो, समझ लो, इतने ध्यान से आप पैरामीटर्स को समझ लो
कि आपको जिंदगी में कभी ये भूले ना। ठीक, तो देखो, जब आपका, मैंने बताया था टाइम टी इक्वल टू जीरो, रिवर में देखोगे तो कुछ अपना उसका फ्लो होता रहेगा, कुछ अपना फ्लो होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं बेस फ्लो। उसको बोलते हैं बेस फ्लो। ये पूरा का पूरा यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बेस फ्लो इससे जो होगा, बेस फ्लो जो होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में माना जाता है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। इट इज नोन एज बेस फ्लो। पूरा का पूरा क्वांटिटी ये जाएगा, वो बेस फ्लो रहेगा, क्योंकि ये रिवर में ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा। ये रिवर में ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा, दैट इज नोन एज बेस फ्लो। इसको बोलते हैं बेस फ्लो। और जिस टाइम में ये फ्लो बेस फ्लो होगा, पूरे के पूरे टाइम को बोलते हैं बेस टाइम, दैट इज नोन एज बेस टाइम। उसको बोलते हैं बेस टाइम। तो धीरे धीरे ओ पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आपको बेस फ्लो मिलने लगेगा, क्योंकि पहले पानी कम होगा, उसके बाद जब आप थोड़ा ऊपर पहुंचोगे तो बेस फ्लो आपको मिलने लगेगा ए पॉइंट पे। ए पॉइंट से आप ऊपर जाओगे बी पॉइंट तक, तो आपका डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या कर रहा है, बहुत तेजी से डिस्चार्ज ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद जब आप सी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो डिस्चार्ज आपका पीक पे होगा। उसको बोलते हैं क्यू पी, पीक डिस्चार्ज। उसको बोलते हैं क्यू पी, पीक डिस्चार्ज। इस पीक को पहुंचने के बाद बारिश आपकी रुक गई है। बारिश जब रुक जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी, सॉरी, धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। डिस्चार्ज डिक्रीज करते करते बिल्कुल लो हो जाएगा। लो होते होते आपका क्या होगा, आपका बेस फ्लो के बराबर मैच कर जाएगा। थोड़ी और दिनों के बाद देखोगे तो बेस फ्लो से कम आपको शो करना शुरू करेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट होके आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने बताया था कि ये टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने तो यहाँ जीरो से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे यहाँ से टाइम आप शुरू कर सकते हो। दिस टाइम इज नोन एज बेस फ्लो। अगर यहाँ से देगा तो अभी भी आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बेस फ्लो हो सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेस फ्लो और बेस टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन। बट अभी आप ऐसे समझ लो, जैसे जैसे मैं डायग्राम में दिया सेम इज इट, एज इट इज समझ लो। अब देखो, सपोज सपोज क्या हुआ, 8 बजे आपकी बारिश शुरू हुई। 8 AM पे क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, रेनफॉल स्टार्ट हो गई, रेनफॉल स्टार्ट हो गई। ठीक, ये वाला पूरा का पूरा आपका कैचमेंट है, ये वाला पूरा का पूरा कैचमेंट है, और आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो। 8 बजे जो होगा टाइम स्टार्ट हो गया है। तो 8 बजे आपका टाइम स्टार्ट, सॉरी, बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश की बूंदें यहाँ से चलना शुरू करेंगी और आपके आउटलेट तक पहुंचेंगी, आपके आउटलेट तक पहुंचेंगी। यहाँ वाला जो बारिश के पानी होगा वो भी आपके आउटलेट तक पहुंचेगा, यहाँ का जो पानी होगा ये भी आउटलेट तक पहुंचेगा, सारे आउटलेट तक पहुंचेंगे। तो किसी टाइम पे जब आपका बारिश का पानी यहाँ पे पहुंचेगा, उस टाइम पे डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। और इनिशियल टाइम जब आपकी बारिश शुरू हुई, जब आपकी बारिश 8 बजे शुरू हुई और मान लो 9 बजे क्या हुआ, आपकी बारिश, आपकी बारिश मैक्सिमम पे पहुंच गई थी, पीक पे पहुंच गई थी, 9 बजे मैक्सिमम पीक पे पहुंच गई थी। उसके बाद 10-11 बजे आपने देखा तो बारिश क्या हुई, सॉरी, मैक्सिमम बारिश नहीं पहुंची थी। 8 बजे आपकी बारिश शुरू हुई, 9 बजे आपने देखा कि डिस्चार्ज वहां पे मैक्सिमम हो गया था, डिस्चार्ज आपके आउटपुट आउटलेट पे मैक्सिमम हो गया था। 10 बजे आपने देखा कि डिस्चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज करना शुरू कर दिया है, और 11-12 बजे आपकी डिस्चार्ज बिल्कुल कम हो गई थी। तो जो आपकी बारिश स्टार्ट हुई और जो मैक्सिमम पीक पहुंचा, जब आपकी बारिश स्टार्ट हुई और मैक्सिमम पीक जो पहुंचा, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा लैग हुआ, 1 घंटे का लैग हो गया, क्योंकि तुरंत ही आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने समझाया था, आपके छत पे यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ का पानी आएगा तो थोड़ा डिस्चार्ज, यहाँ का पानी आएगा तो और डिस्चार्ज, यहाँ का पानी आएगा तो मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा वो। तो वो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको टी इक्वल टू जीरो पे भी नहीं मिलेगा और टी इक्वल टू लास्ट टी पे भी नहीं मिलेगा, इन बिटवीन किसी टाइम पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा होगा। तो वो मैक्सिमम डिस्चार्ज जिस टाइम पे मिलता है और जब से आपकी बारिश शुरू हुई है, उसको बोलते हैं लैग टाइम, दैट इज नोन एज लैग टाइम। तो आपकी ये वाली पूरी की पूरी मैंने बताया था, ये वाली जो रेक्टेंगल ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, कितने देर के लिए रेनफॉल हुई है। तो इस रेनफॉल ड्यूरेशन का सेंटर ले लो, आप इसका सेंटर ले लो, और यहाँ के सेंटर से आप इस पीक को मेजर करो, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है। तो इस पीक को यहाँ से मेजर करोगे तो जो टाइम मिलेगा उसको बोलते हैं लैग टाइम। ये लैग टाइम वो टाइम है आपके रेनफॉल स्टार्ट से लेकर के, आपके रेनफॉल स्टार्ट से लेकर के पीक डिस्चार्ज मिलने तक के टाइम को बोलते हैं लैग टाइम, LAG, लैग टाइम, उसको बोलते हैं लैग टाइम। ठीक, उसके बाद क्या है, एक यहाँ पे होता है ये पार्ट आपका राइजिंग लिम्ब। ये वाला पार्ट जो होता है A to B, उसको बोलते हैं राइजिंग लिम्ब। नाम याद रखना चाहिए, राइजिंग लिम्ब मतलब
यहाँ से आपका डिस्चार्ज क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है लगातार, लगातार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसके बाद एक पीक पे पहुंच करके डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस डिक्रीज वाले पार्ट को जो डी से ई तक है उसको बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब, फॉलिंग लिम्ब भी बोलते हैं या रिसेशन भी बोलते हैं। फॉलिंग लिम्ब भी बोलते हैं या रिसेशन, रिसेशन लिम्ब भी बोलते हैं। नामकरण किया गया जस्ट पहचानने के लिए कि ये राइजिंग लिम्ब है, ये फॉलिंग लिम्ब है। तो ए से बी तक का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं राइजिंग लिम्ब, और बी से और डी से ई तक का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज आपका धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और ए से बी तक आपका डिस्चार्ज इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ ए जो होता है उसको बोलते हैं अप्रोच सेगमेंट। ओ ए जो होता है वो अप्रोच सेगमेंट होता है, मतलब इसने इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक में बारिश का पानी आ रहा होगा धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा होगा, जस्ट स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब ए से बी तक होगा बहुत सडन, देखो ग्राफ क्या है, वर्टिकल थोड़ा थोड़ा हो गया है। वर्टिकल ग्राफ होने का मतलब स्टीप ग्राफ है, बिल्कुल बहुत तेजी से ये इंक्रीज किया हुआ है। तो ए टू बी आपका होता है राइजिंग लिम्ब, और ओ टू ए होता है अप्रोच सेगमेंट, और बी टू सी जो होता है, बी टू सी होता है, बी टू सी नहीं है ऐसे तो, बी टू सी कोई पॉइंट नहीं है। बस बी और डी को बात करें तो बी और टी जो होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का पॉइंट मतलब होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना बी और डी, ये बिल्कुल पास पास हो गए, यहाँ कहीं पास पास में होंगे, बस ये दिखाने के लिए दूर दूर बना दिया गया है। तो बी और डी जो दोनों पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहीं से ये पॉइंट से ही आपका डिस्चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद डिक्रीज ही करता रहता है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दिस इज नोन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब यहाँ से हमें चेंज मिलता है। इट इज नोन एज चेंज पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बी टू डी जो सेगमेंट है, जो बी टू डी सेगमेंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट सेगमेंट। ये टॉप पोर्शन है बी टू डी, इसको बोलते हैं क्रेस्ट सेगमेंट। इट इज नोन एज क्रेस्ट सेगमेंट, क्रेस्ट सेगमेंट। सी तो पीक पॉइंट है आपको दिख ही रहा है, डी जो है वो एंड ऑफ द ओवरलैंड फ्लो। ओवरलैंड फ्लो मतलब यहाँ से जो है ओवरलैंड फ्लो बंद हो जाएगा। ओवरलैंड फ्लो मतलब दूर का जो पानी आ रहा होगा वो बंद हो जाएगा। अब जितना पानी आपके रिवर स्ट्रीम में आ गया होगा वही पानी सिर्फ आ रहा होगा। सो डी को बोलते हैं एंड ऑफ द लैंड ओवरफ्लो, और ई को बोलते हैं एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ। मतलब ई पॉइंट पे जब आप पहुंच जाओगे तो उस टाइम पे ऊपर सरफेस वाला पानी कोई भी इसमें अंदर एंट्री नहीं किया, जो सरफेस रन ऑफ होगा वो खत्म हो जाएगा इस रिवर में। सरफेस रन ऑफ खत्म हो जाएगा तो इसका बेस फ्लो फिर से मेंटेन हो जाएगा, जो बेस फ्लो एक्चुअल रहेगा वो, उसको बोलते हैं एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। तो पोर्शन ए बी जो है उसको राइजिंग लिम्ब बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन कर्व। तो मैं आपको यहाँ फिर से थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको पता होना चाहिए कि राइजिंग लिम्ब पूछा जाता है किस पे डिपेंड करता है, और फॉलिंग लिम्ब इस पे डिपेंड करता है। तो जो उधर लेफ्ट में है उसको बोलते हैं राइजिंग लिम्ब, और जो राइट में है उसको बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब ये आपके कैचमेंट के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, कैचमेंट के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो, फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि आपका जो राइजिंग लिम्ब है और फॉलिंग लिम्ब है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहले तो पूरा पूरा हाइड्रोग्राफ का देखते हैं हम किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक एक फैक्टर को मैं समझाऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना तो समझ में आपको आ जाएगा। तो देखो पहला है कैचमेंट फैक्टर, पहला है कैचमेंट फैक्टर। क्या कर रहे हैं सर, रिपीट लैग टाइम। देखो लैग टाइम यही बता देता हूँ। आपका 8 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ, 8 AM से आपकी बारिश स्टार्ट हुई, बारिश स्टार्ट हुई मतलब रेनफॉल स्टार्ट, रेनफॉल स्टार्ट हो गया, और आप यहाँ पे बैठे हो। आप यहाँ पे, ये वाला आपका कैचमेंट एरिया है, आपका ये कैचमेंट एरिया है, और आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, आप बैठे हो, बारिश बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई, ऐसा सपोज करो। आप बैठे हो, बारिश बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई, तो इस नदी में, जो ये नदी फ्लो कर रही है, उस नदी में जितना पानी आ रहा होगा उतना ही पानी आपको दिखेगा। ठीक, फिर आपकी बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, कुछ बूंदे यहाँ पे गिरी, कुछ यहाँ गिरी, कुछ यहाँ गिरी, कुछ यहाँ गिरी, कुछ यहाँ गिरी। जब इतना पानी आएगा इसके ऊपर, इतना पानी आएगा तो थोड़ा इस रिवर का फ्लो बढ़ जाएगा, और पानी आएगा तो रिवर का और पानी फ्लो कर बढ़ेगा, थोड़ा और पानी आएगा तो रिवर का फ्लो और बढ़ेगा। और उस टाइम, किसी टाइम पे हो सकता है कि रिवर का फ्लो क्या हो रहा हो, मैक्सिमम आ रहा हो, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। बारिश बंद हो जाएगी तो ये पीछे वाले पानी धीरे धीरे ट्रेवल करके आएंगे और इस रिवर स्ट्रीम में मिल जाएंगे। वो भी आपके अभी रन ऑफ दे ही रहे होंगे, लेकिन इस पीक वाले से कम दे रहे होंगे। तो जब आपकी पीक मिल रही होगी, वो वाला टाइम मान लेते हैं 9 AM पे पीक मिला, 9 AM पे क्या मिला, QP मिला।
तो जो आपकी रेनफॉल स्टार्ट हुई वहां से लेकर के, रेनफॉल स्टार्ट हुई वहां से लेके जहां तक पीक मिला है, उस टाइम को मिलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं लैग टाइम। उसको बोलते हैं लैग टाइम, मतलब 1 आवर का लैग मिल रहा है। आपको तुरंत ही पीक नहीं मिला, आपको 1 घंटे बाद पीक मिला, इसका मतलब थोड़ा क्या है, लैग है, थोड़ा सा लैग है, तो उसको बोलते हैं लैग टाइम। इस लैग टाइम को रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल में देखा जाए तो रेनफॉल शुरू करने से ही आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये कन्वेंशन है कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो रेनफॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ये जो डायग्राम है उसका सीजी जो है वो ये वाला पॉइंट होता है, इसके सीजी से लेकर के इसके पीक तक को बोलते हैं हम लैग डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं, सॉरी लैग टाइम बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैग टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये अगर बोला जाए तो जैसे मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक होना चाहिए था पूरा, लेकिन यहाँ तक नहीं लेते हैं। एज पर कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, इसके सीजी से स्टार्ट करते हैं और वहां एंड करते हैं। सीजी का लॉजिक यही है कि अगर आपको टाइम, मान लो टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, सीजी का मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ टाइम का सीजी होता होगा। ये डायग्राम मान लो आपने ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ही तो बना रहे हो, रेक्टेंगल बनाया आपने, रेक्टेंगल बनाया आपने, इसकी 2 मीटर की विड्थ है, 2 मीटर की विड्थ है, तो भाई हाफ पे इसका सीजी होता है, हाफ पे इसकी सीजी होती है, तो यहाँ से लेकर टाइम बस काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर इसका काउंट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वेंशन के हिसाब से इन्होंने रख रखा है। चलो कैचमेंट फैक्टर्स देते हैं। तो कैचमेंट फैक्टर्स में आपका साइज ऑफ कैचमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, आपका हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। शेप ऑफ कैचमेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा कैचमेंट आपका हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। स्लोप ऑफ द कैचमेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका कैचमेंट कैसा बनेगा। उसके अलावा ड्रेनेज डेंसिटी कितनी है, ड्रेनेज डेंसिटी पूछी जाती है, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो ड्रेनेज डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये इसमें से कुछ भी चेंज होगा तो हाइड्रोग्राफ का शेप जो ऐसे देखा है आपने ऐसा नहीं बनेगा, कुछ या तो ऐसे बनेगा या तो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। दूसरा क्या है, स्टॉर्म फैक्टर। स्टॉर्म फैक्टर का मतलब होता है बरसात कैसी हो रही है। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म कितना है आपका, ज्यादा ड्यूरेशन है या कम ड्यूरेशन है। इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन कितना है, ज्यादा बारिश हो रही है कम बारिश हो रही है। डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म कितना है, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड होकर बारिश हो रही है या सीधे सीधे बारिश हो रही है। इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा आपका हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। तो देखते हैं हम आगे फैक्टर कौन कौन से कैसे बनते हैं। तो देखो, फॉर स्मॉल कैचमेंट, पहले कैचमेंट की बात कर रहे हैं, जो साइज ऑफ कैचमेंट है वो पहला वाला फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ कैचमेंट। साइज ऑफ कैचमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका स्मॉल कैचमेंट है तो कैसा बनेगा और लार्ज कैचमेंट है तो कैसा बनेगा। फॉर ए स्मॉल कैचमेंट, ओवरलैंड फ्लो इज ग्रेटर देन चैनल फ्लो। मतलब क्या हुआ, ये आपका छोटा सा एक कैचमेंट है ऐसा वाला, ठीक है, एक आपका छोटा सा कैचमेंट है ऐसा वाला, और एक बहुत बड़ा सा ऐसे कैचमेंट है, बहुत बड़ा सा ये कैचमेंट है इस तरह से, बहुत बड़ा सा ये कैचमेंट है। तो जो छोटा वाला कैचमेंट है उसमें रिवर ही इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी रिवर है। जो छोटा वाला कैचमेंट है उसमें रिवर इतनी बड़ी, सॉरी, जो छोटा वाला कैचमेंट है उसमें रिवर छोटी होगी, उसमें रिवर छोटी छोटी बनेगी। तो जो आपकी छोटी वाली कैचमेंट है उसमें रिवर इतनी छोटी सी है, और जो आपका बड़ा वाला कैचमेंट है एक तो रिवर भी बड़ा होगा, और इस बड़े वाले कैचमेंट में भी बहुत सारे इसके छोटे छोटे रिवर्स यहाँ पे अटैच हो रहे होंगे, बहुत सारे इसके छोटे छोटे रिवर्स क्या होंगे, अटैच हो रहे होंगे। ठीक, ये सारे रिवर्स इसमें अटैच हो रहे होंगे। ये फिगर मैंने दिखाया था, थोड़ा थोड़ा कैचमेंट का एक और फिगर आपको मैंने दिखा देता हूँ, तो दैट आप थोड़ा सा और दिमाग में आपको क्लियर हो जाए कैचमेंट क्या होता है। जस्ट, ये मैंने शो किया था इरिगेशन में, इसमें भी शो किया था कि नहीं किया था, इसमें मुझे याद नहीं है, इसमें मुझे याद नहीं है किया था कि नहीं किया था। शोन इट इन, आई थिंक ये शो किया था। कोई नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट में, 2 मिनट में आप रुको, मैं आपको दिखाता हूँ इरिगेशन में जो मैंने दिखाया था लोगों को, वही वाला सेम दिखाता हूँ। उसको भी ढूंढना ही पड़ेगा क्या। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको।
थोड़ा कैचमेंट आप देखे रहोगे तो आपका ज्ञान थोड़ा सा रहेगा ठीक ठाक, इसलिए कैचमेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। जस्ट जस्ट वेट। बड़ा दुबला सा फोटो है यार। मिल गया। दिख रहा है? विजिबल है ना? विजिबल है अब? क्या वो विजिबल है सबको? हाँ विजिबल है, ओके। ठीक है, अब ये हमारा होता है कैचमेंट। तो ये वाली जो पोर्शन होती है ना, ये टॉप होती है, रिज लाइन होती है। रिज लाइन का मतलब होता है यहाँ पे पहाड़ी की बिल्कुल ऊंचाई है, सबसे ज्यादा हिल हिल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे इसने बना रखा है, तो इस पे जो बारिश होगी, ये कुछ पॉइंट, कुछ पानी इधर जाएगा और कुछ पानी क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो मान लो मेरा पॉइंट जो है वो इधर जा रहा है, तो ये वाले सारे पानी जो जाएंगे वो यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आके क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने स्ट्रीम्स में मिलेंगे। तो उन स्ट्रीम में छोटे छोटे स्ट्रीम्स में होंगे, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रीम्स होंगे। वो सारे सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स क्या करेंगे, एक बड़ी स्ट्रीम में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। बड़ी स्ट्रीम में ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं। बड़ी स्ट्रीम में ज्वाइन करके जब आगे बढ़ते हैं, तो आपका डिस्चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा हाई मिलेगा, डिस्चार्ज थोड़ा सा हाई मिलेगा। और एज कम्पेयर टू स्मॉल स्मॉल कैचमेंट, अगर स्मॉल कैचमेंट होगा तो आप में डिस्चार्ज कम मिलेगा। एट ए टाइम आपको कम डिस्चार्ज मिलेगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कैचमेंट एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, और कैचमेंट एरिया छोटा होगा तो क्या होगा। चलो, अब कैचमेंट देख लिया ना, ऐसे ही दिखता है, इसी को बोलते हैं कैचमेंट। पहला फैक्टर है आपका साइज ऑफ द कैचमेंट। तो स्मॉल कैचमेंट जब होगा, फॉर स्मॉल कैचमेंट, ओवरलैंड फ्लो इज मोर देन द चैनल फ्लो। ओवरलैंड फ्लो का मतलब कि आपका जो लैंड पे फ्लो होगा ना, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम पे फ्लो जो होगा वो कम मिलेगा, स्ट्रीम पे फ्लो कम मिलेगा। तो उस टाइम पे आपका हाइड्रोग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाइड्रोग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो आपका हाइड्रोग्राफ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। लाइक इज दिस डायग्राम, बना नहीं है इसमें, बट इस डायग्राम के जैसा दिखेगा। क्योंकि उसमें पीक आपको कहीं बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, पीक कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो इस टाइप का डायग्राम आपको मिलेगा। दूसरे अगर बात करें हम, लैंड यूज पैटर्न इन्फ्लुएंसेस द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है कि जो आप लैंड जिससे से फ्लो करके पानी आ रहा है, उसका क्या यूज कर रहे हो। अगर वेजिटेशन होगा, अगर वेजिटेशन होगा तो कैसा होगा। तो अगर मान लो वेजिटेशन है, खेतों में पानी है, तो पानी क्या होगा, बहुत स्लो रेट से आएगा। तो पीक आपको बहुत देर में मिलेगी, और पीक इतनी हाई नहीं मिलेगी जितनी आपको सीमेंटेड ग्राउंड पे मिलेगी। मान लो सीमेंटेड ग्राउंड है, या जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल बंजर जमीन है, मतलब फ्लो करेगा सिर्फ पानी, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे क्या करेगा, आपको सडनली बहुत सारा पानी पीक पे मिलने लगता है। पीक पे ज्यादा पानी मिलने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करता है। लेकिन वेजिटेशन होगा तो आपको पीक नहीं मिलेगा। इसीलिए सब क्या करते हैं कि फ्लड, क्या करते हैं, बाढ़ ना आए या फ्लड ना आए, उसके लिए क्या करो, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने का पर्पज क्या है, एक तो वेलोसिटी उसकी रिड्यूस कर देते हैं आप, पानी जो फ्लो करके आ रहा है वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, उसको बहुत टाइम मिलेगा तो सडनली पीक नहीं मिलेगा आपको, सडन पीक नहीं मिलेगा, क्योंकि सडन पीक को ही हम फ्लड बोलते हैं। सडन पीक अगर मिल गया तो सब फ्लैश करके ले जाएगा। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी आ रहा है तो भले ही बहुत सारा पानी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सडनली अगर पीक आ गया ना, तब टेंशन है, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब हमारा वेजिटेटिव ग्राउंड होगा तो आपको एक फ्लैट टाइप का हाइड्रोग्राफ मिलेगा। और जब आपका नॉन वेजिटेटिव टाइप का होगा तो आपको एक सडन कर्व मिलेगा। क्योंकि वेजिटेटिव में जो वाटर फ्लो करके आएगा वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करके आता है,
बहुत स्मॉल स्पीड से फ्लो करके आता है, और वेजिटेटिव क्या करते हैं, उसको रेजिस्टेंस देते हैं, तो फ्लो इतना अचानक से नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आपका लेकिन जब आपका बिना वेजिटेटिव होगा, मतलब सीमेंटेड ग्राउंड है, मान लो सीमेंटेड ग्राउंड है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पीक बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे बारिश आएगी तुरंत पीक मिल जाएगा, तुरंत ही। मान लो रोड है आपका, ठीक है, सडनली बारिश होता है, रोड पे बहुत सारा पानी दिखने लगता है, वही जाके आप देखो खेतों में, तो आपको पानी नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको पानी कम दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो रोड होता है उस पे के की वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब के की वैल्यू क्या होती है, रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। रन ऑफ कोफिशिएंट अगर हाई है, रन ऑफ कोफिशिएंट हाई है, तो पानी बहुत तेजी से फ्लो करके आएगा। पानी तेजी से फ्लो करके आएगा तो पीक जो मिलेगा वो बहुत हाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ वेजिटेशन। रन ऑफ कोफिशिएंट बहुत कम होता है, इसलिए आपको पीक जो मिलेगा वो बहुत लेट से मिलेगा, और बहुत बहुत छोटा सा पीक मिलेगा। और इसका बेस टाइम जो मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत टाइम मिल रहा है इसको फ्लो करने के लिए। तो ये है लैंड यूज पैटर्न। लार्ज कैचमेंट के लिए जैसे मैंने बताया था, लार्ज कैचमेंट के लिए क्या होता है, स्मॉल कैचमेंट के लिए क्या होता है। तो लार्ज कैचमेंट में जो होता है, लार्ज कैचमेंट में चैनल फ्लो ज्यादा होता है और ओवरफ्लो ओवरलैंड फ्लो कम होता है। लार्ज कैचमेंट में जो होता है वो चैनल फ्लो ज्यादा होता है और ओवरलैंड फ्लो कम होता है। तो अगर चैनल में फ्लो ज्यादा हो रहा है तो आप चैनल में ही तो बैठ के मेजर कर रहे हो, चैनल में ही बैठ के मेजर कर रहे हो, तो आपको ज्यादा पीक मिलेगा, ज्यादा पीक मिलेगा। जब चैनल में ही बैठ के आप मेजर कर रहे हो तो चैनल में आपको ज्यादा पीक मिलेगा, तो उस समय पीक बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर स्मॉलर टाइप ऑफ कैचमेंट। अगर आपका कैचमेंट स्टीप हुआ, इस तरह से कैचमेंट स्टीप है, तो पानी ऊपर से बहुत तेजी से फ्लो करके आएगा, पानी ऊपर से बहुत तेजी से फ्लो करके आएगा, तो आपको पीक ज्यादा जल्दी मिलेगा और ज्यादा हाई मिलेगा। वही आपका फ्लैट ग्राउंड पे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लैट ग्राउंड पे फ्लो कर रहा है, मान लो एक ग्लास वाटर, क्या करो आप किसी इससे वर्टिकल चीज पे ऐसे फ्लो करा के देखो, तो बहुत तेजी से आपके पास नीचे पहुंच जाएगा। मान लो ऊपर से छत पर से कोई पानी फेंक रहा है, तो सीधे आपको तुरंत पास में पहुंच जाता है। लेकिन वही आप जमीन पे फेंक दो, जमीन पे फेंक दो, तो अंडर ग्रेविटी फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अंडर ग्रेविटी फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसका डिस्चार्ज जो होगा वो पीक बहुत लेट में मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो फ्लैट चैनल जो होता है उसके लिए ऐसा मिलता है हाइड्रोग्राफ, और जब स्टीप चैनल होता है तो आपको ऐसे मिलता है हाइड्रोग्राफ। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कैचमेंट, कैचमेंट के शेप पे बेस करता है कि आपका कैचमेंट का शेप कैसा है। तो कैचमेंट के शेप दो तरीके के होते हैं, एक फैन शेप होता है और एक होता है फर्न शेप। फैन शेप का मतलब होता है कि बिल्कुल आपका एक कैचमेंट गोला सा है। फर्न शेप का होता है कि उसमें बहुत सारी ड्रेन्स आपकी मिलती रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि वो लंबा सा कैचमेंट रहेगा, उसको बोलते हैं फर्न शेप कैचमेंट। जब आपका छोटा सा कैचमेंट है, फैन टाइप का, तो यहाँ का जो पानी होगा वो यहाँ पे फटाक से पहुंच जाएगा, और इसमें इतनी ज्यादा ड्रेन्स भी नहीं है कि बहुत दूर का पानी आना है। इसमें डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है आउटलेट से, ये हमारा आउटलेट है, तो डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये पानी तुरंत आएगा और यहाँ पे तुरंत ही पीक देना स्टार्ट करेगा। तो जब आपका फैन टाइप का कैचमेंट होता है तो पीक आपको जल्दी मिलता है, बिकॉज पानी जो आ रहा है उसकी डिस्टेंस उसको कम ट्रेवल करनी पड़ रही है आउटलेट से। लेकिन वहीं पे ये वाला क्या करेगा, बहुत दूर से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, बहुत दूर से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, तो पीक आपको बहुत लेट में मिलेगा। पीक आपको लेट में मिलेगा अगर आपका शेप ऑफ कैचमेंट कैसा हो, फॉरेन टाइप का हो, फॉरेन टाइप का अगर कैचमेंट हो तो। स्लोप ऑफ द कैचमेंट के लिए बताया कि स्टीप कैचमेंट होता है और फ्लैट कैचमेंट होता है, तो स्टीप और फ्लो तो हमें समझ ही गए हैं पहले ही। नेक्स्ट एक पैरामीटर मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ, ड्रेनेज डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ये ड्रेनेज डेंसिटी होता क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द चैनल इन अ कैचमेंट डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया। टोटल लेंथ ऑफ द चैनल कितना होगा, ये आपका चैनल एक है, दूसरा ये वाला चैनल है, तीसरा ये वाला चैनल है, चौथा ये वाला चैनल है, पांचवा ये वाला चैनल है, छठवां ये वाला चैनल है, पूरा ये वाला चैनल है। इन सबको आप ऐड कर दो तो आपको टोटल लेंथ ऑफ चैनल मिल जाएगा। फिर इस कैचमेंट एरिया से आप क्या कर दो, उसको कैचमेंट एरिया से आप उसको डिवाइड कर दो, तो आपको मिलता है ड्रेनेज डेंसिटी, दैट इज नोन एज ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी उसको बोलते हैं। तो अगर आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ, सेम कैचमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कैचमेंट एरिया ए इसके लिए भी है, कैचमेंट एरिया ए इसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ चैनल ज्यादा है, लेंथ ऑफ चैनल यहाँ पे ज्यादा है, लेंथ ऑफ चैनल यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ चैनल कम है, लेंथ ऑफ चैनल यहाँ पे कम है, तो ड्रेनेज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ ऑफ चैनल ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया ऑफ कैचमेंट तो आपने कांस्टेंट कर दिया है। तो आपका जो, जिसका आपका ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया ए, तो जब आपका लेंथ ऑफ द चैनल ज्यादा होगा, जब आपका लेंथ ऑफ द चैनल ज्यादा होगा,
लेंथ ऑफ द चैनल ज्यादा होगा तो उस टाइम पे, जब आपका लेंथ ऑफ द चैनल ज्यादा होगा तो उस टाइम पे आपकी ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बात कर रहा है ड्रेनेज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी तब कैसा ग्राफ मिलेगा, और ड्रेनेज डेंसिटी कम होगी तब कैसा ग्राफ मिलेगा। तो पहला वाला जो ग्राफ है वो ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा पे है, दूसरा वाला ड्रेनेज डेंसिटी कम पे है, ड्रेनेज डेंसिटी कम पे है। तो पहला वाला जो ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी तो बहुत सारे रिवर्स इसमें रहेंगे, जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं, सॉरी वाटर वाटर है, वो भी ये तुरंत कैरी करेगा अपने अंदर, अपने अंदर कैरी करके क्या करेगा, तुरंत आपके मेन ड्रेन में पहुंचा देगा। तो आपके बहुत सारे जब स्ट्रीम्स रहेंगे तो फटाफट पानी को मेन स्ट्रीम में पहुंचाएंगे। अगर जल्दी जल्दी पानी को मेन स्ट्रीम में पहुंचा रहे हो तो पीक आपको जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, पीक जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपके पास स्ट्रीम ही कम है जो पानी को जल्दी से आपके मेन स्ट्रीम में पहुंचा पाए, तो पानी को खुद ट्रेवल करना पड़ेगा आपके मेन स्ट्रीम तक आने में। पानी को खुद अगर ट्रेवल करना पड़ रहा है तो पीक आपका देर मिलेगा और कम मिलेगा, देर से मिलेगा और कम मिलेगा। नेक्स्ट आपको बताया था एक इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एक फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। तो जब आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा रहेगा तो आप समझते हो ज्यादा रेनफॉल रहेगा तो तुरंत ही क्या रहेगा, पीक ज्यादा दे देगा। जब आपका रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो इस केस में क्या है, देखो अब यहाँ पे आपको समझना है राइजिंग लिम्ब जो होती है वो, और फॉलिंग लिम्ब जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो आपका राइजिंग लिम्ब है, ये वाला राइजिंग लिम्ब है, ये राइजिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करेगा, जब रेनफॉल इंटेंसिटी आपकी ज्यादा होगी। रेनफॉल इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, दो रेनफॉल है I1 और I2, अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा तो आपका ये जो राइजिंग लिम्ब है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि रेनफॉल ही ज्यादा है तो ज्यादा डिस्चार्ज आएगा आपके चैनल में। वही आपका रेनफॉल अगर कम रहेगा तो बहुत स्लो से ये ऊपर उठेगा, बहुत स्लो से ऊपर उठेगा, तो आपको जो राइजिंग लिम्ब है उसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप देखो तो कम है, इसका स्लोप देखो तो ज्यादा है। मान लो यहाँ पे मान लो 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितनी है, 25 डिग्री ही है, तो इसका स्लोप क्या है, कम है, ये स्टीप है। स्टीप है, स्टीप का मतलब हुआ कि जब आपका रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो आपकी राइजिंग लिम्ब कैसी होगी, स्टीप होगी, राइजिंग लिम्ब आपकी स्टीप होगी। और जब आपका रेनफॉल कम होगा तो आपकी राइजिंग लिम्ब थोड़ा सा फ्लैट होगा, राइजिंग लिम्ब उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लैट होगा, दैट इज फ्लैटर, थोड़ा सा फ्लैटर होगा एज कंपेयर टू दिस। फ्लैट मतलब पूरा फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटर है इससे। ठीक। दूसरा क्या है, पीक किसमें ज्यादा मिलेगा, तो पीक उसमें ज्यादा मिलेगा भाई जिसमें रेनफॉल ज्यादा होगी, वो तो सीधे ही है, सीधे सीधे है। तो रेनफॉल अगर आपकी ज्यादा होगी तब आपका पीक ज्यादा मिलेगा। पीक की वैल्यू मतलब क्यू, जो मैक्सिमम क्यू मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा जब आपकी रेनफॉल ज्यादा होगी। तो ये तो डायरेक्ट लॉजिक है, इसमें कोई कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि राइजिंग लिम्ब किसके डिपेंड करता है, तो राइजिंग लिम्ब एंड क्रिस्ट सेगमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टॉर्म फैक्टर्स एंड कैचमेंट फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसको कुछ ट्रिक बना सकते हो तो बना सकते हो। राइजिंग लिम्ब होता है जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टॉर्म फैक्टर पे। स्टॉर्म फैक्टर मतलब हो गया बरसात कितनी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, और कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, पूछेंगे राइजिंग लिम्ब डिपेंडेंट अपॉन, तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, ओनली कैचमेंट, ओनली स्टॉर्म फैक्टर, ओनली बोथ ऑफ देम। तो आप बोलेगे बोथ ऑफ देम, दोनों पे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब आपका रेनफॉल ज्यादा होगा तो राइजिंग लिम्ब जो होगा अपना चेंज हो जाएगा। और जब आपका कैचमेंट एरिया आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, कैचमेंट एरिया आपका फन शेप का है तो डिफरेंट राइजिंग लिम्ब बनेगा, अगर आपका कैचमेंट एरिया दूसरे टाइप छोटा है तो डिफरेंट बनेगा, अगर आपका कैचमेंट एरिया बड़ा है तो डिफरेंट मिलेगा। इस तरह से आपका डिपेंड करता है कैचमेंट एरिया पे भी, और और स्टॉर्म फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। बट द रिसेशन लिम्ब, जो रिसेशन लिम्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन द कैचमेंट फैक्टर्स। जो रिसेशन लिम्ब होता है, ये आर से लिखोगे तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बोलता हूँ मैं राइजिंग लिम्ब पूरा लिखता हूँ, नहीं तो रिसेशन लिम्ब भी आर से हो जाएगा ना। तो राइजिंग लिम्ब इसको बोलता हूँ पूरा पूरा। सो राइजिंग लिम्ब इज डिपेंडेंट अपॉन द, आप डिपेंडेंट अपॉन द स्टॉर्म फैक्टर, मतलब रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है, आई पे भी डिपेंड करता है, और कैचमेंट एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो आपको फॉलिंग लिम्ब होता है, फॉलिंग लिम्ब होता है या रिसेशन लिम्ब होता है, फॉलिंग लिम्ब भी बोलते हो या रिसेशन लिम्ब भी बोलते हो उसको, ये सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कैचमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि राइजिंग लिम्ब सिर्फ
राइजिंग लिम्ब दोनों पे डिपेंड करता है, और फॉलिंग लिम्ब सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट पे डिपेंड करता है। कैचमेंट पे डिपेंड करता है आपके आपके रेनफॉल इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता। रेनफॉल इंटेंसिटी पे आपको नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स समझ में आ गए। जो क्वेश्चन है वो लास्ट में यही पूछा गया है, ये नहीं पूछा जाता ऊपर वाले जो मैंने पढ़ाए हैं। ये पूछा जाता है कि राइजिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करता है और फॉलिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करता है। राइजिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करता है और फॉलिंग लिम्ब किस पे डिपेंड करता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बाकी कल करेंगे। कल हम मेन पॉइंट पे, देखो मैं बता रहा हूँ जो मैंने बताया था कि हाइड्रोग्राफ में से, हाइड्रोग्राफ अगर, चलो एक चीज और बता दूं आपको शॉर्ट में, यहीं पे बैठे रहो 2 मिनट। ये आपका हाइड्रोग्राफ है जो कि क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। क्यू जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड में मान लो, या मीटर क्यूब पर डे में आप क्या करते हो इसको, मीटर क्यूब पर डे में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। टाइम आपका होता है या तो सेकेंड में रिप्रेजेंट करोगे या तो डे में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इस पे आपने ऐसे कर्व प्लॉट किया, ऐसे कर्व प्लॉट किया, तो अगर आप एरिया अंडर दिस कर्व लोगे, एरिया अंडर दिस कर्व लोगे, एरिया अंडर दिस कर्व मतलब इस कर्व के नीचे वाला पूरा ये शेडेड पोर्शन का एरिया, एरिया अंडर अंडर कर्व क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कर दो पूरा का पूरा, इंटीग्रेट कर दो पूरा का पूरा, या मल्टीप्लाई कर दो क्यू वर्सेस, क्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से। क्यू को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू क्या होता है, क्यू को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम, क्या बोल रहे हैं, क्यू, हाँ वॉल्यूम मिलेगा, इट विल गिव वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें कौन सा वॉल्यूम मिलेगा ये भी बताओ, वॉल्यूम तो मिलेगा, कौन सा वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम तो मिलेगा, सही बता दिया आपने, लेकिन कौन सा वॉल्यूम मिलेगा, विच वॉल्यूम यू विल गेट, टोटल वॉल्यूम नहीं, कौन सा वॉल्यूम, इसकी किसके लिए ग्राफ बना रही है तो बता दो। ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया है, ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया है, ये ग्राफ हमने बनाया है सरफेस रन ऑफ के लिए। हाँ रन ऑफ के लिए बनाया है, ये रन ऑफ के लिए बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिलेगा आपको। अगर इस ग्राफ का आप एरिया ले लोगे, एरिया अंडर कर्व ले लोगे, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। और वही तो हमें चाहिए, रन ऑफ वॉल्यूम ही तो हमें चाहिए डिजाइन करने के लिए। एज ए सिविल इंजीनियर हमें रन ऑफ वॉल्यूम ही तो चाहिए, सरफेस से कितना पानी आ रहा है, तभी तो हमारा ब्रिज, डैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम डिजाइन कर पाएंगे। तो हम रन ऑफ वॉल्यूम के पीछे पड़े हुए थे कब से, रन ऑफ वॉल्यूम के पीछे पड़े हुए थे भाई। रन ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो हाइड्रोग्राफ ही देता है। अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोग्राफ पढ़ा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं पढ़ा है। यूनिट हाइड्रोग्राफ धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोग्राफ की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। तो ये हाइड्रोग्राफ आपके कई टाइप के हो सकते हैं, वेदर इट इज रेक्टेंगुलर और आपका ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर। तो एग्जाम जो क्वेश्चन आया, गेट में क्वेश्चन आया है ना, वो बहुत सारे शेप पे दे रखा है, बहुत सारे शेप पे दे रखा है। तो देखो ये है रन ऑफ एस्टिमेशन। रन ऑफ एस्टिमेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को यूज करके, डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है डीआरएच। उस डीआरएच को आप यूज करके क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हाँ बस ही कर दिया है, कल पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा एक अब इसको डिस्कस कर दिया था इसलिए दिखा दिया। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, अगर आपके पास हाइड्रोग्राफ बन गया है, देन यू कैन यूज द, ये डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ क्या होता है अभी तक नहीं बताया मैंने। ठीक है, अभी तक डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ नहीं बताया, अभी स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताया आपको। अभी क्या बताया है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ नहीं बताया। अभी क्या बताया था, ऊपर नाम में देखोगे तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, आपको क्या दिखेगा, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ दिखेगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ दिखेगा, टोटल रन ऑफ दिखेगा। तो टोटल रन ऑफ स्टॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आपका बेस फ्लो भी ऐड होता था। अगर इस बेस फ्लो को निकाल दोगे ना, इस बेस फ्लो को निकाल दोगे तो वो वाला आपको वॉल्यूम मिलेगा जो डायरेक्टली आपके सरफेस पे आ रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। ये हम कल डिस्कस करेंगे। सर ये वाला पीडीएफ सेंड कर दीजिए। करा तो था कुलदीप जाटव, आपको भी कल किया था शायद, आपने तो मांगा था ना, सारे नोट मैंने किए थे, उसमें ढूंढो, उसमें ढूंढोगे तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा। ये मैंने भेजा था, उसमें आप ढूंढो, कम से कम 15 पीडीएफ भेजे थे। 15 पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स थे। वो आईएएस क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड मल्टीपल टाइम लड़के ने बनाया, तो समझ लो कि वो अच्छा ही नोट्स है। तो उस नोट को आप रेफर करो शॉर्ट नोट्स पर में। और ये वाला नोट्स भी मैंने आपको भेजा था, अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, गुड नाइट, कल मिलेंगे। जो आप ड्रॉ किए हैं, अच्छा कौन सा वाला, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया, मैंने इसका कोई नोट्स नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव एनी नोट्स, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, जो मेरे मन में था उस मन को मैंने, उस मन वाली बात को आपके सामने बस व्यक्त किया, प्रकट किया, और समझाने के लिए था वो। ऐसा कोई नोट्स मेरे पास बना नहीं है कि जिससे मैंने छाप के ये वाला बनाया है। मैंने खुद समझा और उस खुद समझने को आपको खुद समझा दिया, इतना पार्ट किया मैंने।
सो दैट कि आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा था, कल हम वो पढ़ने वाले हैं जो गेट में क्वेश्चन आता है। किसी ने कल पूछा था कि सर वो ट्रायंगुलर वाला कहाँ से क्वेश्चन होगा, तो ट्रायंगुलर वाला कल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कि जो आपका ट्रायंगुलर कर्व होता है उसके एरिया अंडर कर्व लोगे, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, आपको वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिलता है, वो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिलता है एरिया ऑफ डिराइव्स। तो हम ये वाले कर्व के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पाएंगे, अपने क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाले कर्व का आप इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। ये कर्व की पहले आपको इक्वेशन देगा तब आपको एरिया अंडर दिस कर्व मिल सकता है। तो गेट क्या करता है, आराम से वो ट्रायंगुलर टाइप का हाइड्रोग्राफ बना देगा, या फिर ट्रापेजॉइडल टाइप का बना देगा, या फिर आपको ऐसे ऑर्डिनेट वाले बना देगा, ऑर्डिनेट वाले बना देगा। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं। इसको जब हम पढ़ लेंगे तो यू विल गेट द आंसर, फिर उसके बाद हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में मूव कर जाएंगे। चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल। टुमारो मिलते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल।